ये देखो ऑन है, ऑन है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर। अजय, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये सेशन है आपका एनडीए फर्स्ट एग्जाम को लेकर के है और जिसमें आप पढ़ने चल रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास। आप देख रहे हैं कल से हम लोगों की क्लासेस शुरू हो चुकी है और लगातार आपने देखा कि पहली क्लास करेंट की हुई, फिर हिस्ट्री की क्लास हुई, फिर शाम को साइंस की क्लासें हुई, मैथ की क्लास हुई। सारे सर आकर के अपनी अपनी क्लास टाइम्स ले रहे हैं। आज दूसरा दिन है, ये जो 21 दिन का क्रैश कोर्स टाइप का आपके सामने लाया गया है कि आपके सिलेबस को कवर किया जाए। उसमें आज मेरी ज्योग्राफी की क्लास लगी हुई, इसके पहले इंग्लिश की क्लास आपने देखा। तो एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, लाइक करें और देखें कि क्वेश्चन किस प्रकृति से पूछे जा रहे हैं बेटा, और उसका आनंद लें। आइए देखते हैं जरा। देखो जरा, यहाँ पर हम लोग बात करने चल रहे हैं ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में ये जो सिलेबस आपके सामने है, ये इस सिलेबस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो सिलेबस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो पहला जो टॉपिक है वो आप देखोगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित क्वेश्चन है। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार इससे क्वेश्चन आते रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन लगातार आ रहा, हर एग्जाम में दिख रहा है। एनडीए के फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, आप किसी भी ईयर का एग्जाम निकाल लो। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक बार वीडियो को शेयर करिए, झूम के बिल्कुल आंसर दीजिएगा। देखो जरा, पहला फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखने का प्रयास करें। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी में भी क्वेश्चन है, और आप देखें जरा। यहाँ पर बोल रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है। देख रहे हैं, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हीट जनरेशन इन द अर्थ्स इंटीरियर। ये कह रहा है कि जो अर्थ इंटीरियर है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, उसमें जो हीट का जनरेशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा। ऑप्शन दे रहा, देखो पहला ऑप्शन दे रहा, रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से, दूसरा ग्रहीय संवर्धन से, तीसरा रुद्धोष्म संपीड़न से, चौथा सूर्यातप से। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आप सभी से मैं आंसर लेना चाहूंगा, आप सभी से आंसर लेना चाहूंगा। समझ रहे हैं? तो आंसर दीजिएगा, मैं आपका आंसर देखना चाहता हूं। यहां पर आप क्या सोच पा रहे हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन है और आप ABCD में आंसर दें। और यहां पर मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि भाई ये भीष्म पाल क्या नाम है, ए आंसर दे रहे हैं, राम भक्त जी ए आंसर दे रहे हैं। इस प्रकार मैं देख रहा हूं कि लोगों के द्वारा ए आंसर दिया जा रहा है, लगातार बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हैं, ए आंसर दे रहे हैं आप लोग, है ना। तो इसको मैं समझ लेता हूं कि आखिर ए आंसर हो कैसे रहा। आइए देखते हैं बेटा। देखो जो हमारा पृथ्वी है, जरा देखिएगा, पृथ्वी का आकार जरा देखिए, आकार यानी जो शेप है, अर्थ का जो शेप है वो बेटा कुछ इस प्रकार है। भूआभ आकृति में हमारी पृथ्वी, भूआभ, इसको इंग्लिश में ज्वाइड बोलते हैं, ज्वाइड शेप में हमारी पृथ्वी। और आपने गांव में, अपने गांव घर में नाम सुना होगा लट्टू, लट्टू का नाम सुना होगा बेटा, उसी सेम लट्टू की आकृति में हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी की संरचना ऐसे 3 परतों में बटी हुई। देखो ये हमारी पृथ्वी लट्टू के आकार की है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, और 3 परतों में बटी हुई। तो एक बहुत बड़े विचारक हैं स्वैस महोदय, उन्होंने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है इसको 3 भागों में हम बांट लेते हैं। उन्होंने 3 भागों में इसके बांटने का प्रयास किया। और पहला जो सबसे ऊपरी भाग है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, उसे क्रस्ट नाम दिया, क्रस्ट। हिंदी में इसे परपटी नाम दे देते, हिंदी में परपटी बोल देते बेटा, यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे परपटी बोल रहे हैं। फिर जो मध्यवर्ती परत है इसे मेंटल बोलते हैं, ये। और ये जो मेंटल है इसे हिंदी में प्रावार के नाम से जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते रहे। फिर जो सबसे अंतरतम भाग है, जो सबसे अंतरतम भाग है, इसे कोर बोलते हैं, कोर, और हिंदी में इसे क्रोड बोल देते हैं, क्रोड बोल देते हैं, या अंतरतम भी बोल देते हैं। तो 3 भागों में पृथ्वी को बांटा गया, सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट, मध्यवर्ती भाग मेंटल, और सबसे अंतरतम भाग जो आप देख रहे हैं कोर। प्रश्न ये है कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर इधर, और ये जो केंद्र की गहराई बेटा है वो 6371 किलोमीटर है। जरा ध्यान से सुनिएगा, यानी हम यहाँ इस सतह से शुरू करें, ये 0 किलोमीटर, और इससे हम नीचे आएंगे पृथ्वी के केंद्र की तरफ, तो 6371 किलोमीटर की गहराई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है बेटा, ये प्रगति IAS करके किसी ने बना रखा है अपना वो। तो मैं आपको बताऊं बेटा, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है और विषुवत रेखा पर पृथ्वी उभरी हुई है। तो पृथ्वी का आकार किस आकृति में है, तो आपको बोलना है ज्वाइड आकार में है, हिंदी में उसे भूआभ आकृति बोलते हैं। यह बात आप अपने माइंड में सेट कर लेना बेटा।
तो 0 किलोमीटर से जब हम अंतरतम भाग में जा रहे हैं नीचे केंद्र में, तो 63 से 71 किलोमीटर की गहराई। प्रश्न ये है कि सतह से केंद्र की ओर जाने पर टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा। ये जो टेम्परेचर है ये बढ़ रहा है बेटा, प्रेशर भी बढ़ रहा है, डेंसिटी घनत्व भी बढ़ रहा। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठा कि तापमान बढ़ क्यों रहा। इसी से क्वेश्चन पूछ लिया आपके यहां कमीशन ने। अब देखो जरा, जैसे जैसे हम लोग सतह से केंद्र की ओर जा रहे हैं, ये सतह, ये बेटा सतह और ये बेटा केंद्र है, और सतह से जब हम केंद्र की ओर जा रहे हैं तो तापमान बढ़ रहा। तो प्रश्न ये उठा कि तापमान बढ़ क्यों रहा है, इंक्रीज क्यों हो रहा तापमान। तो यहां पर विद्वानों ने बताया, जब रिसर्च किया तो उन्होंने बताने का प्रयास किया कि रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण, रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण, रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन से। जैसे बेटा आपने नाम सुना होगा, यूरेनियम का नाम सुना होगा, थोरियम का नाम सुना होगा, समझ रहे। तो ये जो यूरेनियम थोरियम जैसे जो पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, और ये ऊष्मा जनित पदार्थ हैं। ये कैसे पदार्थ हैं बेटा, तो बोलेंगे कि ऊष्मा जनित पदार्थ हैं। ऊष्मा जनित यानी रेडियो सक्रिय पदार्थों में जब विघटन होता है, विघटन की जब प्रक्रिया होती है तो ताप का जनन होता है। तो विद्वानों ने एक अनुमान लगाया कि आखिर कितना टेम्परेचर बढ़ रहा। तो एक अनुमान निकला कि 32 मीटर, अगर बेटा हम इस सतह से गहराई में जाएं, केंद्र की गहराई 6371 किलोमीटर है। नए रिसर्चों में 6378 किलोमीटर भी बताया गया, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी है वो 6371 किलोमीटर को फॉलो करती। तो यहां पर विद्वानों ने बताया कि अगर हम पृथ्वी की सतह से, देखिए जरा यहां से भी क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की सतह से 32 मीटर की गहराई पर केंद्र की ओर जाएंगे। पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर तापमान, देखिए जरा बेटा, तापमान में वृद्धि होती। अब प्रश्न उठ रहा है कि तापमान में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण हो रही, रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण हो रही। फिर अगला प्रश्न उठा, कितने मीटर पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा। तो जानते क्या बताया गया कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। बेटा ध्यान से सुनो, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा। तो फिर विद्वानों में मतभेद होना चालू हो गया। उन्होंने कहा कि भैया सतह से केंद्र की गहराई 6371 किलोमीटर, तब तो यहां कई लाख टेम्परेचर पहुंच जाएगा और पृथ्वी का मैक्सिमम भाग गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आखिर ये पृथ्वी हमारी सुरक्षित कैसे है। और जबकि देखा गया यहां पर केंद्र पर जो टेम्परेचर था बेटा, वो टेम्परेचर एक एवरेज टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान है। 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी सूर्य की सतह के समतुल्य तापमान। तो फिर क्या बताया गया, तो यहां पर बताया गया कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाते हैं तो रेडियो सक्रिय पदार्थों की मात्रा में कमी आने लगती। यानी जिस गति से तापमान बढ़ रहा उसी गति से अनवरत नहीं बढ़ता है, तापमान के बढ़ने का दर भिन्न भिन्न है। तो तापमान के बढ़ने का मेन रीजन क्या है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो यहां जो पहला क्वेश्चन था आप देखो, कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से। तो हम लोग बेटा यहां पर ए फॉर इलाहाबाद आंसर देंगे, ड्यू टू थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ऑफ रेडियो सब्सटेंसेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि आप ए आंसर देकर आगे बढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया, सभी लोगों ने ए आंसर दिया था, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए जरा, क्वेश्चन थोड़ा सा यूपीएससी क्वेश्चन लाता है एनडीए में, तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ रहता है, उसी टफ क्वेश्चन को लाया गया है। देखिए जरा, 2022 का क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करें। सही उत्तर चुनना है, ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णकांत तिवारी ने बोला कि सर पृथ्वी में कितनी परत होती। बेटा पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया, 3 संकेंद्रीय परतें हैं। एक स्वेस महोदय हैं ऑस्ट्रिया के, यूरोप कॉन्टिनेंट के हैं, उन्होंने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने सियाल सीमा निफे के नाम से परिभाषित किया। जो पहली परत क्रस्ट है उसे सियाल बोलते, मध्यवर्ती परत मेंटल उसे सीमा, और जो बेटा नीचे कोर है उसे निफे के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी वाला क्वेश्चन इधर ये आगे लिखा हुआ, ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंशन। देखो जरा यहाँ चूज आंसर आपको गिवन। देखो पहला, बिलो द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट द वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स का मतलब यहाँ भूकंपी तरंगों की बातें की जा रही हैं, हम अभी इसको समझाने वाले हैं। ये आपका इंग्लिश में एक में नहीं आ पाया चूंकि फॉन्ट छोटे हो जाते, तो पहले हिंदी पढ़ते फिर इंग्लिश। देखो जरा, क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपी तरंगों के वेग में जरा ये देखो क्रमिक वृद्धि होती, ये कह रहा। दूसरा पॉइंट देखो, कह रहा क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है।
फिर जरा देखिए, फिर कह रहा पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर गलित अवस्था में है, यानी मोल्टन अवस्था में है। फिर कह रहा पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण मोह असंबद्धता द्वारा होता है। मोह असंबद्धता का मतलब होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटी, ऐसी कंटिन्यूटी है, ऐसी सतह है जहां ताप दाब घनत्व में अंतर आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं? तो यहां पर आप देखिए जरा, तो कह रहा है कि कौन सा सही है। पहला कह रहा क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपी तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती, क्रमिक वृद्धि होती। यहां पर प्रश्न समझने वाला है कि जब आप पृथ्वी की सतह से, ये जैसे मान लो बेटा ऊपरी परत क्रस्ट है, फिर नीचे देखो मेंटल है, फिर कोर, तो क्या क्रस्ट से नीचे कोर की तरफ जाने पर क्रमिक लगातार वृद्धि भूकंपी तरंगों में होती रहती? तो बोले गलत बात है, ये गलत है, क्योंकि भूकंपी तरंगों का जो वेग है ना वो घनत्व से सीधा संबंध रखता है। घनत्व जैसे जैसे बढ़ता जाएगा भूकंपी तरंगों का वेग बढ़ता जाएगा। प्रश्न ये होगा कि भूकंपी घनत्व कहां अधिक होगा? तो घनत्व कहते हैं ठोस द्रव गैस में सबसे ज्यादा ठोस में होता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा। तो जहां ठोस परत अधिक मिलेगी वहां भूकंपी तरंगों का वेग अधिक होगा, क्योंकि घनत्व अधिक होगा। तो जैसे ही क्रस्ट के नीचे हम आते बेटा, तो एक परत पाई जाती एस्थेनोस्फीयर की, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो अर्ध द्रवित अवस्था में। तो जब वो पूर्णतः ठोस नहीं है तो वहां भूकंपी तरंगों का वेग कम हो जाता है। तो यहां पर हम लोगों को क्या बोलना है कि जो पहला पॉइंट है कि क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपी तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती, ये गलत हो गया। दूसरा करा क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आप ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर आप आओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा और प्रेशर के कारण डेंसिटी भी बढ़ती। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आप जा रहे हैं तो होता क्या है कि रासायनिक तत्वों के द्वारा आंतरिक परतों के द्वारा भार नीचे की परतों में लगना चालू होता है, जिससे दाब में वृद्धि होती, जिससे घनत्व में वृद्धि होती। तो ऊपर की परतों के सापेक्ष निचली परतों में घनत्व अधिक होगा, तो हम बोलेंगे क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना, तो जरा कमेंट बॉक्स में छाप कर बताओ कि कितना पृथ्वी का औसत घनत्व है, फिर मैं आपको बताता हूं। फिर कह रहा पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर गलित अवस्था में है। जरा इसको समझते हैं। देखो ये जो पृथ्वी है, आप इसको समझो जरा। देखो ये जो क्रस्ट है ना बेटा, और ये जो मेंटल है इसको भी, और जो कोर है इसको भी दो दो भागों में बांटा गया है, दो दो भाटों में। सर भूकंप क्यों होता है? बेटा भूकंप भी आपको पढ़ाऊंगा, भूकंप का टॉपिक पढ़ाऊंगा। भूकंप बेटा जैसे आप प्रगति आईएएस करके आपने अपनी वो बना रखी है, भूकंप क्यों आता है ना? तो भूकंप का रीजन होता है पृथ्वी की आंतरिक परतों में एक अंतर्जात बल होता है बेटा, उस अंतर्जात बल के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती। जब पृथ्वी में असंतुलन पैदा होगा तो भूकंप की उत्पत्ति होगी। तो जब पृथ्वी की सतह पर तीव्र गति से कंपन शुरू हो जाता है तो भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। और भूकंप की उत्पत्ति कब होगी? अंतर्जात बल का परिणाम यह होता है। बहिर्जात बल से भी कभी कभी भूकंप आते हैं, चूंकि पृथ्वी में असंतुलन पैदा होता है। तो भूकंप का टॉपिक है, आगे हम बात करेंगे, पहले इसको समझो जरा। देखो ऊपर की परत क्रस्ट है, यहाँ मेंटल है, यहाँ कोर है। क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया बेटा, एक अपर क्रस्ट, आप देखो इससे संबंधित आगे क्वेश्चन बहुत हैं, इसको आप समझो। फिर है लोअर क्रस्ट, देखिए जरा। तो ये जो विभाजन हुआ वो ताप दाब घनत्व के आधार पर विभाजन हुआ। तो अब यहां पर समझो बेटा, ये जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है ना, इसका विभाजन एक महोदय थे कोनार्ड महोदय ने किया। तो इसे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोला गया। क्या बोला गया? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के नाम से इसे जाना गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर जैसे ही क्रस्ट से नीचे हम मेंटल में आए तो इसको दो भागों में बांट दिया गया। अपर मेंटल, ऊपर वाला भाग जो बेटा है, और नीचे वाला जो भाग है वो लोअर मेंटल है। लोअर मेंटल यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब प्रश्न है कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को कौन विभाजित कर रहा? तो एक बहुत बड़े विद्वान थे 1909 में, मोहरोविसिक साहब ने इसका विभाजन किया। तो जो मोहरोविसिक साहब थे उन्हीं के नाम से इस लेयर का नाम पड़ गया और इसको बोला गया मोहो डिसकंटिन्यूटी। बेटा क्या बोला गया? मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी ये बोल दिया गया, मोहो। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्रस्ट का मेंटल से विभाजन कौन करता, तो मोहो डिसकंटिन्यूटी। या लोअर क्रस्ट का अपर मेंटल से विभाजन कौन करता? मोहो डिसकंटिन्यूटी। और देखो यहां पर एक क्वेश्चन है पीछे, इसमें एक ऑप्शन बना हुआ कि पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण मोह असंबद्धता द्वारा होता है ना मेरे भाई। यहां तो देखो जरा, मोह जो असंबद्धता है, मोह जो डिसकंटिन्यूटी है, ये तो लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से विभाजित कर रहा है, ये मेंटल और कोर को थोड़ी ना विभाजित कर रहा। तो ये संरचना से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो जरा, अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल का विभाजन बेटा देखो यहां पर एक महोदय थे, उनका नाम था रेपटी।
तो वहीं से नाम पड़ गया रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी ये आपको ध्यान देना है, यानी कि अपर मेंटल को लोअर मेंटल से विभाजित करने वाले रेपिटी महोदय थे, इसलिए इसका नाम पड़ा रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। इसी प्रकार लोअर मेंटल के बाद जब हम कोर की स्थिति शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़े विद्वान थे, नाम था गुटेनबर्ग साहब, और उन्होंने ही बताने का प्रयास किया कि जो हमारा आउटर कोर है बेटा, ये जो आउटर कोर है ये तरल अवस्था में है। किसने बताने का प्रयास किया? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी गुटेनबर्ग, यानी कि ये जो आउटर कोर है ये इन्होंने बताने का प्रयास किया कि ये तरल अवस्था में। सबसे बड़ा विद्वानों के बीच में ये प्रश्न उठा, कैसे आप जान गए कि तरल अवस्था में है ना? तो यहां पर आउटर कोर जो है ना, आउटर कोर, यहां पर एक्चुअली यस तरंगे विलुप्त हो जाती है। व्हाट इज योर नेम गुरुजी? ठाकुर सुशील ने बोला मेरा नाम संजीव वाजपेयी, बेटा ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। तो देखो जरा, तो यहां पर जानते क्या हुआ कि भूकंपी तरंगों के माध्यम से जानकारी हो रही थी। एक्चुअली बताया गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की जानकारी मानव द्वारा संभव नहीं है, तो भूकंप विज्ञान का सहारा लिया गया और भूकंप शास्त्र के माध्यम से यहाँ पर अध्ययन किए गए, और उसमें पी, यस और यल तरंगों के माध्यम से, उसमें भी केवल पी और यस तरंगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई। और जब पी और यस तरंगों के माध्यम से परीक्षण किया गया तो देखा गया कि यस तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती थी, लेकिन जैसे ही आउटर कोर में यस तरंगे पहुंची तो यहां पर बेटा यस तरंग विलुप्त हो गई थी। यस तरंग क्या हो गई थी? विलुप्त हो गई थी। और वहीं जो पी तरंग है, पी तरंग के वेग में कमी आ गई थी, पी तरंग के वेग में कमी आ गई थी। इसलिए विद्वानों ने अनुमान लगाया कि जो हमारा आउटर कोर है वो तरल अवस्था में है, आउटर कोर, इसीलिए आउटर कोर मोल्टन, गलित अवस्था में। और क्यों? क्योंकि यहां पर बताया गया कि टेम्परेचर इज ग्रेटर देन प्रेशर, टेम्परेचर इतना अधिक है प्रेशर के सापेक्ष की गलन की स्थिति। लेकिन जैसे ही आउटर कोर के बाद हम लोग नीचे वाले भाग में बैठा जाते हैं, इनर कोर में जाते हैं, इनर कोर में, और इनर कोर में जब पहुंचते तो यहां पर बोलते बेटा प्रेशर इज ग्रेटर देन टेम्परेचर, यानी यहां प्रेशर अधिक हो गया। इसकी पहचान कैसे हुई? तो फिर आप बोलोगे कि सर इसकी पहचान इसलिए हुई क्योंकि यहां पर जैसे ही हमारी पी तरंगे पहुंचती उनकी वेलोसिटी में अचानक वृद्धि हो गई। तो जब पी तरंगों की वेलोसिटी में अचानक वृद्धि हुई इनर कोर में, तो लोगों ने अनुमान लगाया कि यार ये इसका मतलब ये तो ठोस है। ठोस कैसे? तो देखा गया कि प्रेशर यहां अत्यधिक हो चुका है टेम्परेचर के सापेक्ष, तो जब प्रेशर अधिक हो जाएगा तो वो चट्टानों को ठोस कर देगा, दबाव अधिक डालेगा। तो अत्यधिक दाब के कारण इस अंतरतम भाग में लोहा जम गया है बेटा। यहां लौह तत्व सर्वाधिक, हमारी पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? तो लोहा। लेकिन अगर बेटा पूछे क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा, तो आपको बोलना है ऑक्सीजन। फिर से सुनो, अगर पूछे क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में, यानी पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाएगा? ऑक्सीजन। लेकिन अगर पूछे ओवरऑल पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा, तो लोहा पाया जाएगा। यह चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो देखो जरा पीछे यहां पर क्वेश्चन, तो ये जो पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण मोह संबद्धता द्वारा होता, ये गलत हो गया। क्योंकि देखो यहां पर आप देखो ये मेंटल है बेटा और ये कोर है, इसका निर्धारण गुटेनबर्ग महोदय करते हैं, गुटेनबर्ग। और जब हम आउटर कोर और इनर कोर का निर्धारण बीच में करेंगे तो एक महोदय है बेटा, उसका नाम है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो लेहमन आउटर कोर को इनर कोर से विभाजित करते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो आपका क्रस्ट है, ये जो अपर क्रस्ट जो है, अपर क्रस्ट, ये पूरा अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट ठोस है, और ये जो मेंटल है ये पूरा ठोस है बेटा। लेकिन आउटर कोर तरल अवस्था में भूकंपी तरंगों से पता चला, अभी इसको और विस्तृत बताएंगे। इनर कोर ठोस है क्योंकि पी तरंगों की वेलोसिटी में अचानक यहां पर वृद्धि हो गई थी। समझ में आएगा? अभी देखो थोड़ा सा पहला टॉपिक है ना, तो थोड़ा सा समस्या हो रही। तो यहां पर पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत हो गया है, ध्यान रखेंगे। तो यानी दूसरा तीसरा कहां ऑप्शन मिल रहा? सी में विकल्प मिल रहा। आइए देखते हैं अगले पेज में। अब अच्छा इस पे आ जाओ, बड़ा आसान क्वेश्चन। अब तो देखो जरा, बहुत आसान है, बिल्कुल आप टेंशन न लें। सर मजा आ रहा, अभी तो एनडीए है, जब यूपीएससी होगा तब और मजा आएगा। बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल। आप देखो पहली क्लास से धीरे धीरे समझ में आएगा, टीचर की लैंग्वेज पकड़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आ जाएगा, भरोसा करे आएगा। देखो जरा इस भाग को देखो, पृथ्वी के अंतरतम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था क्या, देखो क्या लिखा हुआ, ये अर्थ्स इंटरमोस्ट सेंट्रल पार्ट मतलब बिल्कुल केंद्रीय भाग, बिल्कुल केंद्रीय भाग पूछ रहा। यानी अगर हम ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बना ले जो लट्टू के आकार में, तो देखो बेटा ये क्रस्ट है, ठीक है, ये मेंटल है, ये मेंटल, और फिर यहां कोर को दो भागों में बांट लिया गया, ये आउटर कोर है, आउटर कोर, और ये बेटा इनर कोर,
इनर कोर। अब देख रहे हैं यहां पर ये सबसे सेंट्रल पार्ट की बात कर रहा, पृथ्वी का सबसे केंद्र ये है बेटा इनर कोर। ये कह रहा इनर कोर किस अवस्था में है, ये कह रहा बेटा इनर कोर किस अवस्था में है। बोलो बेटा, तो यहां पर इनर कोर किस अवस्था में, क्या ऑप्शन दे रहे हैं यहां पर लोगों के द्वारा? सी दिया जा रहा, बी दिया जा रहा है, सी बी सी बी सी, सी बी सी बी सी बी। यहां पर बेटा बी आंसर होगा, बी बी इज राइट आंसर। सी तो आउटर कोर है ना, तो ये तरल है, लेकिन अभी आपको बताया था इनर कोर ठोस अवस्था में है। इनर कोर किस अवस्था में बेटा? ठोस अवस्था में है। तो यहां पर आपको जवाब क्या देना है कि बी सॉलिड होगा, सॉलिड। और यहां पर अब आपसे अगर कोई पूछे कि कैसे हम जान पाए कि आउटर कोर तरल है और इनर कोर ठोस है, तो आप बोलना भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हमें पता चला है। किस माध्यम से? भूकंपीय तरंगों के माध्यम से। और भूकंपीय तरंगों में किसके माध्यम से? तो आप बोलोगे कि सर यस तरंग जो है यहां पर आउटर कोर में विलुप्त हो जाती है, जिससे अनुमान लगाया गया कि हमारा आउटर कोर तरल है, जबकि पी तरंग जैसे इनर कोर में प्रवेश करती है उसकी वेलोसिटी में अचानक वृद्धि हो जाती है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि हमारा जो इनर कोर है वो कहीं ना कहीं ठोस या जमी हुई अवस्था में है। जमी हुई अवस्था इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर प्रेशर इज ग्रेटर देन टेम्परेचर है लास्ट में, ध्यान रखेंगे। तो बेटा यहां पर आंसर क्या देंगे? बी फॉर बॉम्बे, सॉलिड आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। अगला, लो भाई बड़ा आसान क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फिर हम लोग इसको समझेंगे। यही क्वेश्चन करते करते ही टॉपिक को समझ लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन है, 2 घंटा लाइव सेशन में आप बने रहेंगे, पूरा टॉपिक क्लियर होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है, ये बताइए। अब देखो कह रहा लिथोस्फीयर, स्थल मंडल लिथोस्फीयर को डिस्क्राइब्स कौन करेगा? अपर एंड लोअर मेंटल करेगा, क्रस्ट एंड कोर करेगा, क्रस्ट एंड अपर मेंटल करेगा, या मेंटल एंड कोर करेगा? बताइए, जवाब दीजिएगा। ये कह रहा लिथोस्फीयर को डिस्क्राइब कौन करेगा, यानी स्थल मंडल को कौन वर्णित करेगा? ऊपरी व निचला मेंटल या भूपटल? भूपटल का मतलब बेटा यहां क्रस्ट से है, या फिर देखो भूपटल व ऊपरी मेंटल या मेंटल व क्रोड, यहां नीचे इंग्लिश भी लिखा हुआ है। आंसर पढ़ करके कुछ गेस करो, फिर मैं बताता हूं कि किसे लिथोस्फीयर बोलते हैं, स्थल मंडल किसे कहते हैं। फिर आप आज के बाद नहीं भूलेंगे कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, बताएं। लो भाई यहां तृप्ति तिवारी ने ए बोल दिया है, राम भक्त ने सी, विनीत ने ए बोल दिया है, ये लोग ए आंसर दे रहे हैं। एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। रुको मैं भी लाइक कर दे रहा हूं, आप लोग भी लाइक कर दे जरा, वीडियो को लाइक करिए सभी लोग समझ के, और शेयर कर दीजिएगा। लाइक करिए भाई। अब देखो 212 लोग देख रहे हैं, 131 ही लाइक है, तो आप लोग लाइक भी कर दें, है ना। चलो चलो आते हैं यहाँ पर, लाइक कर दें सभी लोग। तो चलो यहाँ पर सी लोगों के द्वारा आंसर दिया जा रहा है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है बेटा। तो देखो स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। अगर सी आंसर आप लोग दे रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं सी। आइए समझते हैं कि सी कैसे हो रहा है आंसर। देखो जरा यहाँ पर बेटा हम लोगों को स्थल मंडल समझना है। अब आप जरा देखो, जरा समझिएगा बेटा, ये ऊपर वाला भाग क्रस्ट है, ये भाग आप देखो जरा। मेंटल को हम लोगों ने 2 भागों में बांट लिया था बेटा, मेंटल को 2 भागों में बांटा था, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल। अपर मेंटल ये है, ये अपर मेंटल, ये अपर मेंटल, और ये है बेटा लोअर मेंटल। लोअर मेंटल, अपर मेंटल ये और लोअर मेंटल ये। अब आप जरा देखो बेटा, ये जो जरा इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करो, ये है बेटा स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में कौन आएगा? तो देखो ये पूरा क्रस्ट आता है, और बेटा यहां ध्यान दो, अपर मेंटल के ऊपरी परत से, मैंने अपर मेंटल देखो यहां तक है बेटा। अपर मेंटल की गहराई बेटा जानते हैं 700 किलोमीटर तक है, और इस क्रस्ट की गहराई जानते हैं कहां तक है बेटा? 0 किलोमीटर से लेकर के यहां पर 33 किलोमीटर तक गहराई, जरा देखिए। और इस अपर मेंटल की गहराई बेटा 700 किलोमीटर तक है। इस लोअर मेंटल की गहराई बेटा जानते हैं 2900 किलोमीटर तक है। फिर यहां कोर है, ये बेटा आउटर कोर है, जरा ध्यान से देखिए, और ये इनर कोर, इनर कोर। आउटर कोर बेटा 5150 किलोमीटर, और ये इनर कोर जो है 6371 किलोमीटर है, ये गहराई है। तो ये 0 से 33 क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का ऊपरी भाग, अपर मेंटल पूरा नहीं बेटा, अपर मेंटल का कुछ भाग, ऊपरी भाग, ये मिल करके स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, मिल करके। और इसी अपर मेंटल का जो ऊपरी भाग है यहां पर आता है, तो ये एस्थेनोस्फीयर का निर्माण करता है। ये किसका? एस्थेनोस्फीयर।
स्थेनोस्फेयर का निर्माण करता है। तो स्थल मंडल किसे कहेंगे? तो समझो जरा, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित संरचना को स्थल मंडल कहते हैं। यह पॉइंट आपको ध्यान देना है। यानी यहां पर आप क्या सुन रहे हैं, देखो जरा, जो स्थल मंडल यानी जिसे हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर ये बेटा जानते हो कितनी गहराई तक है? तो 0 से 100 किलोमीटर की गहराई तक है, 0 से 100। और अभी आप क्या समझ रहे हैं, देखो जरा, क्रस्ट जो है वो बेटा 0 से 33 किलोमीटर की गहराई तक है। और जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल बेटा, तो अपर मेंटल तो बेटा यहां पर 33 से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई तक है। तो क्या ये अपर मेंटल पूरा आएगा? नहीं आएगा पूरा। तो फिर क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि स्थल मंडल हम किसे कहेंगे? तो आप बोलना बेटा कि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल के ऊपरी परत से, देखो ऊपरी शब्द लिखा हूं, पूरा में अपर मेंटल नहीं लिखा हूं, ये आपको ध्यान देना है। सर ये पीवाईक्यू, हाँ बिल्कुल बेटा नीतीश जी, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित ठोस संरचना है, ठोस संरचना है बेटा, ये ध्यान रखना है। तो आज से आप लोग स्थल मंडल किसे बोलोगे? आप बोलोगे कि सर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का जो ऊपरी भाग है उससे मिलकर के स्थल मंडल का, लिथोस्फेयर का निर्माण होता है। और लिथोस्फेयर की गहराई कितनी है अंतरतम भाग में? तो बोलोगे 0 से 100 किलोमीटर तक की गहराई है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आंसर क्या दोगे? तो आप आंसर दोगे यही बेटा कि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ये सी वाला आंसर। देखो जरा, इंग्लिश जरूर देखते रहना बेटा, इंग्लिश से आंसर आसान हो जाता है समझना। तो सी फॉर चेन्नई आपका आंसर हो जाएगा। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई साहब, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें डियर। देखो जरा, कर आप पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाहर से अंदर की ओर सही क्रम में? और आप बेटा जानते क्या, देखो ये पृथ्वी, ये लट्टू के आकार में पृथ्वी है बेटा ये, और कह रहा है कि परतें बाहर से अंदर की ओर, ये बाहर और ये नीचे अंदर, ये बाहर से अंदर की ओर आना है। तो बाहर कौन सा है? क्रस्ट है। फिर कौन सा बेटा? मेंटल है। फिर कौन सा है बेटा? कोर है। तो कह रहा बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर आपको बताना है। चलो एक बार झूम कर जवाब दे दो जल्दी से, कौन सा आंसर होगा यहाँ पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाहर से अंदर की ओर सही क्रम में लगी हुई? कोर मेंटल क्रस्ट, कोर क्रस्ट मेंटल, मेंटल क्रस्ट कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। ये नीचे इंग्लिश भी लिखा हुआ है, जल्दी से बता दो, फटाफट जवाब दे दो, क्या हो सकता है आंसर? और यहां पर मैं देख रहा हूं कि डी आंसर लगातार दिया जा रहा है और बहुत ही शानदार बेटा। अगर ऐसे ही आंसर देते रहोगे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत ही शानदार डी आंसर दिया जा रहा है। देखो क्रस्ट मेंटल कोर, यस राइट, बाहर से हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। तो क्रस्ट मेंटल कोर आप आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आंसर कौन सा हो गया? डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली आपका आंसर हो गया, राइट आंसर है डी फॉर दिल्ली। समझ रहे, डी फॉर दिल्ली। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप बताना चाहोगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का औसत घनत्व कितना है? 5.5, 4.7, 3.4, 2.6। ऑन एवरेज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज 5.5, 3.4, 4.7, 2.6। क्या हो सकता है? एक गेस करो, फिर मैं पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करता हूं। आकाश यादव आंसर दो, चलो फटाफट आंसर दे दो बेटा, फटाफट आंसर दे दो, एक बार वीडियो को शेयर कर दो। चलो आंसर दे दो। औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना हो सकता है? 5.5, 4.7, 3.4, 2.6। क्या हो सकता है? जवाब दे दें, फटाफट जवाब दे दें, क्या आंसर होगा? लो भाई, यहां पर आंसर लोगों के द्वारा ए और डी में दिया जा रहा है। और ये लाइफ लाइन क्या नाम है भाई, इन्होंने 5.5 लिख दिया। देखो यहां पर जितने भी लोग ए आंसर दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत ही शानदार आंसर दिया है आपने 5.5। चलिए थोड़ा सा बात करेंगे इस पर। देखो जरा, ये आपकी पृथ्वी है बेटा, और एक चीज आप ध्यान रखो, देखो यहां पर ये क्रस्ट है, क्रस्ट। ये मेंटल को दो भागों में बांट लिया आपने बेटा, अपर मेंटल, अपर मेंटल, और ये है लोअर मेंटल, लोअर मेंटल। जरा ध्यान से सुनिएगा, इतनी बार क्वेश्चन करा दूंगा कि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, फिर ये कोर, कोर को दो भागों में बांट लो बेटा, आउटर कोर, इनर कोर, आउटर कोर और इनर कोर,
आउटर कोर और इनर कोर, इसमें दो भागों में आ जाइए। देखिए जरा, अगर हम इसकी गहराई देखें तो ये क्रस्ट की गहराई 0 से 33 किलोमीटर तक है बेटा। फिर 33 से अगर हम यहां पर आ जाएं, ये जैसे मान लो 33 है तो यहां पर 700 किलोमीटर तक अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल बेटा 2900 किलोमीटर तक है, समझ रहे हैं, 2900 किलोमीटर। फिर आउटर कोर अगर देखा जाए यहां पर तो ये 5150 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर। और इनर कोर देखा जाए बेटा तो 6371 किलोमीटर तक है। लेकिन अगर घनत्व देखा जाए तो कहते जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाएंगे ना बेटा, लगातार घनत्व बढ़ता जाता है, क्योंकि दाब में वृद्धि होती है। तो प्रेशर में वृद्धि होने के कारण घनत्व में क्या हो रहा है, यहाँ पर वृद्धि हो रही। तो जरा देखो यहां पर ये डेंसिटी अगर देखा जाए बेटा, डेंसिटी देखा जाए तो यहां पर 2.8 से लेकर के यहां 3.3 तक डेंसिटी मिलती है क्रस्ट में, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे। आकाश यादव चुपचाप पढ़ो, इधर आंसर दो, समझे। देखो, और ये अपर मेंटल का जो डेंसिटी है वो 4.3 के लगभग बेटा, लोअर मेंटल की डेंसिटी 5.5, आउटर कोर 10, यहां पर नीचे वाले भाग में आए तो 12 हो गया, यहाँ 13.3 बेटा, और नीचे गए तो 13.6। जरा देखो डेंसिटी कैसे बढ़ती चली जा रही, 2.8, 3.3, 4.3, 5.5, 10, 12, 13.3, 13.6, लगातार डेंसिटी बढ़ती जा रही। किसके कारण बढ़ रही, तो कहते जैसे जैसे ऊपर की परतों से नीचे की परतों में जाते हो ना, तो एक परत अपने से नीचे वाली परत पर भार डालती, जिससे दाब में वृद्धि होती, और दाब के कारण घनत्व में वृद्धि हो रही। यानी हम सतह से केंद्र की ओर जाएंगे ना तो ताप भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो यहां पर ये तो अलग अलग परतों का घनत्व है, लेकिन जब आपसे पूछेगा ओवरऑल पृथ्वी का औसत घनत्व, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, पृथ्वी का औसत घनत्व, तो आपको ये चीज याद कर लेना, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये याद कर लेना। कितना याद करोगे, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दूसरी चीज, एक चीज और आप ध्यान रखना, ये जैसे मान लो आपकी पृथ्वी है, ये तो सबसे ऊपरी परत को सियाल बोलते बेटा, सियाल मतलब क्रस्ट, सियाल का मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, यानी जो हमारा सबसे ऊपर का भाग क्रस्ट है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। जो उसके बाद मध्यवर्ती भाग है ये सीमा से बना हुआ, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और जो अंतरतम कोर भाग है वो निफे से बना हुआ है। निफे का मतलब है निकेल प्लस आयरन, Fe से बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सियाल, सीमा, निफे, 3 परतें हैं। सियाल को ही हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, समझ रहे हैं, सीमा को ही हम लोग मेंटल बोलते, और निफे को ही हम लोग कोर बोलते। ये सब बातें ध्यान रखना। तो आपने पीछे जवाब दिया बहुत ही शानदार कि पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो 5.5 है, बिल्कुल राइट आंसर है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप जरा गुटेनबर्ग असंबद्धता देखो यहाँ पर बेटा, विचार्ट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अभी मैंने आपको बताया था कि पीछे जाकर के कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किस मेंटल के मध्य, किस लेयर के मध्य गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मिलती है, ये जानना आवश्यक है। किसके मध्य है, तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है वो किसके मध्य है वो आपको बताना है। निचली मेंटल तथा ऊपरी कोर के मध्य, ऊपरी मेंटल तथा निचली कोर के मध्य, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के मध्य, ऊपरी क्रस्ट और निचली मेंटल के मध्य। ये कह रहा, तो कह रहा बिटवीन द लोअर मेंटल एंड द अपर कोर, या बिटवीन द अपर मेंटल एंड द लोअर कोर, या बिटवीन द अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट, या बिटवीन द अपर क्रस्ट एंड द लोअर मेंटल। ये आपको बताना है बेटा। तो चलिए जल्दी से बता दीजिएगा गुटेनबर्ग कहां पर किसके मध्य होगा। और आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूं, पीछे मैंने दोस्त आपको ये एक चित्र के माध्यम से बताया था, वो चीज मैं दिखाना चाहता हूं। यहां पर एक बार देख लो कि किसके मध्य है गुटेनबर्ग। देखो बेटा जरा इसको ध्यान से देखो, देखो यहां गुटेनबर्ग किसके मध्य, लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। जरा इसको देख लो तब आंसर दो। देखो लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, यानी निचला जो मेंटल है और जो आउटर कोर बाह्य कोर है उसके मध्य है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो यहां से आपको जवाब देना है। तो देखो जरा यहां से जवाब आपको देना है।
अब हम लोग इस क्वेश्चन में आ गए। अब देखो कह रहा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके मध्य है, तो लोअर मेंटल होगा और आउटर कोर होगा। तो लोअर मेंटल और आउटर कोर कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, यहां पर मैक्सिमम लोगों ने ए ऑप्शन दिया है कि निचला मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य। क्या शानदार आंसर दिया है यहां, बिटवीन द लोअर मेंटल एंड द अपर कोर। बहुत ही शानदार आंसर दिया, ए फॉर इलाहाबाद। बहुत ही शानदार आंसर दिया, बहुत ही शानदार आंसर आप लोगों ने दिया है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार आंसर आपका है, समझ रहे हैं। चलो देखो आगे क्या बोल रहे हैं आप, देखो जरा इधर आ जाओ। देखो ये कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी कोर एवं निचले कोर के मध्य अवस्थित असंबद्धता। अब जरा ध्यान से सुनो, कह रहा पृथ्वी का ऊपरी कोर और निचला कोर, यानी बेटा जानते क्या कह रहा, ये कह रहा है कि ये जो आपकी पृथ्वी, ये तो क्रस्ट हो गया, ये बेटा मेंटल हो गया, फिर कोर को दो भागों में बांट लो, दो दो भाग तो सब बटे हुए हैं ना। और कोर में देखो कह रहा कि ऊपरी कोर मतलब आउटर कोर, देखो डिसकंटिन्यूटी लोकेटेड बिटवीन द अर्थ अपर कोर एंड लोअर कोर इज कॉल्ड, ये कह रहा अपर। देखो जरा, तो ये जो आउटर कोर है इसी को ही अपर कोर बोलते हैं, और जो नीचे वाला है उसे लोअर कोर या इनर कोर बोलते हैं बेटा। तो ये कह रहा है कि आउटर कोर और इनर कोर को कौन विभाजित करेगा, कौन विभाजित करेगा, क्या लेहमन साहब करेंगे या मोहरोविचिक या गुटेनबर्ग या रेपटी। तो इससे संबंधित एक देखो यहाँ चित्र पीछे बताया था, जरा उसको देख लो एक बार, तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। जरा इसको देखो, ये देखो फिर आ गए हम लोग। अब जरा यहां पर देखो तब आंसर निकलेगा। अब ये आउटर कोर देखो बेटा, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर, इसके मध्य देखो जरा, ये बीच में विभाजन, और ये विभाजन कौन कर रहा है, देखो यहां लेहमन लिखा हुआ है। आउटर कोर को इनर कोर से विभाजित करने वाला व्यक्ति कौन है, लेहमन। तो उसी के नाम से पड़ गया लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो जब उसके नाम से लेहमन डिसकंटिन्यूटी पड़ा, तो यहां पर देखो आंसर आपका क्या बनेगा, देखो जरा पीछे वाले क्वेश्चन से ही आंसर आपके निकल रहे हैं। अब आप देखो, तो आउटर कोर और इनर कोर का विभाजन कौन करेंगे, तो लेहमन साहब करेंगे। तो इसका नाम पड़ गया लेहमन डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद, लेहमन आंसर हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद। आपने ए आंसर दिया, राइट आंसर ए है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हैं। इन सारी चीजों को आपको याद कर लेना है, माइंड में सेट कर लेना है। फिर देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया कि लेहमन असंबद्धता के बीच सीमा बनाती, मतलब जो लेहमन डिसकंटिन्यूटी है, देखो जरा लेहमन डिसकंटिन्यूटी फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, लेहमन किसके मध्य सीमा बना रही, लेहमन जो डिसकंटिन्यूटी है वो किसके मध्य सीमा बना रही, वही सेम क्वेश्चन आया, बस केवल पूछने का तरीका बदला है। लेहमन डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट एंड मेंटल के मध्य, मेंटल एंड कोर के मध्य, इनर मेंटल एंड आउटर मेंटल के मध्य, या इनर कोर या आउटर कोर के मध्य। तो लेहमन पूछ रहा है, तो भाई साहब आपको ये चित्र तो फिर याद आना चाहिए ना, चित्र। अब यहां पर देखो ये आउटर कोर है बेटा, आउटर कोर, और ये है इनर कोर, इनर कोर। तो आउटर कोर और इनर कोर को विभाजित करने वाला ही तो लेहमन है, लेहमन। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बहुत आसान जवाब आप देंगे, आप बोलेंगे भाई बहुत आसान है सर, यहां पर हम आउटर कोर को इनर कोर से कर लेंगे, लास्ट वाला भाग इनर कोर एवं आउटर कोर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, डी फॉर डिले आंसर। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत शानदार डी आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत ही शानदार डी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल मजा आ गया। आप लोग अब चीजों को समझना चालू कर दिए, धीरे धीरे समझ रहे हैं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। देखो जरा अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अच्छा देखो जरा, यूपीएससी क्वेश्चन क्या करा, कह रहा सही नहीं बताना है, गलत बताना है, यहां पर पकड़ो, कह रहा असत्य कौन सा है। अब ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर इज फॉल्स। देखो फॉल्स लिख दिया है, फॉल्स लिख दिया, हमको गलत पकड़ना है कि गलत कौन सा है बेटा, फॉल्स। तो कह रहा स्थेनोस्फीयर आंशिक पिघला हुआ, स्थेनोस्फीयर को हिंदी में बेटा दुर्बल मंडल बोलते। फिर कह रहा पृथ्वी का क्रोड निकल एवं लौह से निर्मित है, मतलब जो कोर है ना, क्रोड हिंदी में बोलते, कोर जो है वो किससे बना हुआ, निकल एवं लौह से। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर हम पृथ्वी की 3 परतों को देखें तो सबसे ऊपरी वाली ऊपर की जो परत है वो सियाल है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, मध्यवर्ती परत बेटा वो सीमा है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और अंतरतम भाग जो है बेटा वो निफे है, यानी निकल प्लस आयरन से। तो वही तो लिख रहा पृथ्वी का क्रोड निकल एवं लौह से निर्मित है। फिर कह रहा पृथ्वी का भूपृष्ठ, भूपृष्ठ बेटा ये ऊपर वाला परत, ऊपर वाला कह रहा मैग्नीशियम से निर्मित है, यानी मैग्नीशियम से। तो क्या यहां मैग्नीशियम है, आप तो देख रहे हैं यहां सिलिका है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम है।
फिर कह रहा पृथ्वी का अधिकतर भाग मेंटल है, ये कह रहा, और कह रहा कौन से असत्य हमको गलत बताना है, सिर्फ ये आपको बताना है कौन सा इसमें असत्य है बेटा। तो बताओ, एस्थेनोस्फीयर आंशिक पिघला हुआ है, बिल्कुल सही बात है। एस्थेनोस्फीयर में क्या है ना, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन प्रेशर। जो इसके नीचे वाला भाग है यहां पर जानते क्या बेटा, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन प्रेशर। टेम्परेचर इतना अधिक हो गया है कि चट्टाने गलन में चेंज होने लगी, यहीं से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा करा पृथ्वी का क्रोड निकल एवं लौह से निर्मित है, यानी कोर नीफे से निर्मित, ये भी सही है बेटा। अगला करा पृथ्वी का भूपृष्ठ अधिकांशतः मैग्नीशियम से निर्मित है, गलत हो गया, और मैक्सिमम लोग सी आंसर दे रहे हैं। क्या बात है, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं, सी गलत हो गया क्योंकि वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से निर्मित है, क्रस्ट। अगला करा पृथ्वी का अधिकतर भाग मेंटल है, बिल्कुल सही। आप जानते हैं जो पृथ्वी है, देखो जरा ये जरा देखो, जरा इसको समझो बेटा। ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट, ये जो मेंटल है और ये जो कोर है, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी 3 तहों में बटी हुई, 3 लेयर में, और इन 3 लेयर्स में सबसे अधिक भाग किसका, तो मेंटल का। मेंटल जो है ना 83.5% भाग बेटा आता है, यानी पूरी पृथ्वी का आयतन सर्वाधिक किसमें रहा, मेंटल में आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ये क्रस्ट सबसे पतली परत है, सबसे ऊपर की और सबसे पतली परत है। ये मुश्किल से बेटा 0.5%, मात्र 0.5% पूरी पृथ्वी का हिस्सा है ये आपको ध्यान रखना। अगला आपको क्या ध्यान देना है, सर पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में? पेपर बेटा दोनों में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज एक साथ रहेगी, समझे? चाहे आप हिंदी पढ़ के कर लो, चाहे इंग्लिश पढ़कर कर लो। और कोर जो है बेटा ये 16.0% है। तो अब आपसे पूछ रहा सबसे अधिक भाग किसका है, तो मेंटल का है, मेंटल का 83.5% भाग मेंटल का आता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको नीचे विकल्प में देना है, सही कारकों का चयन करना है। अगला देखो, कह रहा पृथ्वी कि आंतरिक संरचना के संबंध में लिखित कथनों का परीक्षण करें। आंतरिक संरचना के संबंध में सही परीक्षण करना। करा एस्थेनोस्फीयर आंशिक पिघली अवस्था में, पहला कह रहा। दूसरा कह रहा लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। अगला कह रहा महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी। अगला कह रहा पृथ्वी का क्रोड या कोर मुख्य मैग्नीशियम से बना है। मुख्य कोर मैग्नीशियम से बना, क्या कोर में मैग्नीशियम अधिक है? ये कह रहा क्या है अधिक? क्या पूछ रहे हैं आप लोग? सर हिंदी मीडियम में कराइए प्लीज। सर हिंदी मीडियम में करा तो रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों है बेटा, हिंदी मीडियम में ही करा रहा हूँ। देखो जरा यहां पर आप देखो जरा, करा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में लिखित कथनों का परीक्षण करो। करा एस्थेनोस्फीयर आंशिक पिघली हुई अवस्था में। बेटा एस्थेनोस्फीयर जो है ना, ये जो आपका स्थल मंडल है, ये बेटा जो स्थल मंडल है इसके नीचे की परत है, ये है एस्थेनोस्फीयर। इसे हम लोग दुर्बल मंडल हिंदी में बोलते हैं, दुर्बल मंडल बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे ही एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और इस एस्थेनोस्फीयर में जानते बेटा टेम्परेचर इज ग्रेटर देन प्रेशर होता है। टेम्परेचर जब अधिक होगा ना तो चट्टाने गलन में चेंज होना चालू हो जाती है। चट्टाने किस में चेंज हो रही? गलन में। तो जब चट्टाने गलन में चेंज होती है तो कहते हैं एस्थेनोस्फीयर आंशिक पिघली हुई अवस्था में है। सही बात है। अगला करा लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर। लिथोस्फीयर मतलब ये स्थल मंडल, और बेटा इस स्थल मंडल के बारे में मैंने बताया था कि स्थल मंडल जो होता है वो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित संरचना होती है। ये 100 किलोमीटर की गहराई तक होती, तो दूसरा पॉइंट भी सही हो जाएगा। फिर आगे देखो, कह रहा महाद्वीपीय क्रस्ट ग्रेनाइट से बना है। महाद्वीपीय क्रस्ट, अब जरा देखो यहां समझने वाली बात है थोड़ा सा बेटा। देखो ये जो क्रस्ट है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपर की और सबसे पतली परत है, 2 भागों में इसको बांट लो। देखो जरा, क्रस्ट में एक महाद्वीपीय क्रस्ट बेटा, एक क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय क्रस्ट हो जाएगा, और एक हो जाएगा बेटा महासागरीय क्रस्ट। जरा ध्यान से सुने, देखो क्रस्ट को 2 भागों में बांट लिया, एक महाद्वीपीय क्रस्ट, एक महासागरीय क्रस्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, समझ रहे हैं ये? अब महाद्वीपीय जो क्रस्ट है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट एक शैल है बेटा, आग्नेय शैल। महाद्वीपीय क्रस्ट किस चट्टान से निर्मित? ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन। ग्रेनाइटिक शैल से।
और ग्रेनाइटिक शेल कैसी शेल है, तो बोलेंगे आग्नेय शेल है। यह पॉइंट आपको ध्यान देना है। वहीं पर महासागरीय जो क्रस्ट है यह बसॉल्ट से निर्मित है, बसॉल्ट शेल से निर्मित, बसॉल्ट शेल से निर्मित है। यह चीज आपको ध्यान देना है, बसॉल्ट शेल से निर्मित है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हैं। दूसरी चीज क्या ध्यान देना है, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है इसमें सियाल की प्रधानता है, सियाल की प्रधानता, ये भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सियाल क्या है, तो SI से सिलिका है और AL से एल्यूमिनियम है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब महासागरीय क्रस्ट की बात हो बेटा तो ध्यान रखना इसमें सीमा की प्रधानता है। तो सीमा का क्या मतलब हुआ, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। अभिषेक यादव क्या बोल रहे हैं सर, NDA 2 फॉर्म कब आएगा? NDA 2 का फॉर्म ये जो एग्जाम होने वाला है 13 अप्रैल को, उसके बाद आएगा, समझ गए ना, ध्यान दो। अब ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट है बेटा ये अधिक चौड़ा है, ध्यान रखना, अधिक चौड़ा, अधिक चौड़ा। और महासागरीय क्रस्ट ये पतला है, ये पतला है, यानी ये केवल 5 किलोमीटर तक की चौड़ाई है और इसकी 30 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई, 30 किलोमीटर तक की चौड़ाई। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि महाद्वीपीय क्रस्ट अधिक चौड़ा है कि ये महासागरीय क्रस्ट, तो आप बोलोगे महाद्वीपीय क्रस्ट की चौड़ाई अधिक होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट किस शेल से बना हुआ, ग्रेनाइटिक शेल से। महाद्वीपीय क्रस्ट में किसकी प्रधानता, सियाल की प्रधानता। लेकिन अगर आपसे पूछे बेटा कि महासागरीय क्रस्ट किससे बना, तो बसॉल्ट शेल से। और महासागरीय क्रस्ट में किसकी प्रधानता, सीमा की। महासागरीय क्रस्ट की चौड़ाई लगभग कितनी है, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर के आसपास है। तो पीछे क्वेश्चन देखो जरा, अब ये कह रहा है कि महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है, सही बात है। फिर कह रहा पृथ्वी का कोर मुख्य मैग्नीशियम से बना, गलत बात है। ये पृथ्वी का कोर है और कोर तो बेटा निफे से बना हुआ है, लौह तत्व से बना हुआ है। तो आप बोलोगे यहां पर कि सर ABC सही है और डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहां पर आंसर आप चुन लोगे C फॉर चेन्नई। अगर आपने C आंसर दिया था तो बिल्कुल राइट आंसर था C। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो वही क्वेश्चन है। अब देखो जरा इसमें आ जाओ, करा निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का मुख्य तत्व, बेटा पृथ्वी परत बोला है, बेटा पृथ्वी परत बोला गया है, समझ रहे हैं। तो यहां पर करा एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, लोहा है, सिलिकॉन है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर एलिमेंट, आप देखो ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, क्रस्ट लिखा हुआ है, क्रस्ट इंग्लिश शब्द से पकड़ लो, हिंदी में अगर कंफ्यूजन हो इंग्लिश पकड़ लो। यानी ये ओवरऑल पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहा है। यानी जो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है, ये जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है बेटा, यहां की बात कर रहा है कि क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाएगा। अगर पृथ्वी की बात करता तो अलग हो जाता आंसर। तो यहां पर आपको बताना है बेटा कि ऑक्सीजन होगा। अब देखो यहां पर कुछ लोगों ने क्या किया, लोहा कर दिया। बेटा लोहा नहीं होगा, लोहा तब होगा, पीछे मैंने लोहा बताया लेकिन वो पूरी ओवरऑल पृथ्वी की बात किया हूं। देखो जरा यहां पर आप ऐसे समझो ना, अगर बेटा क्रस्ट की बात हो तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये आपको ध्यान देना है, 46.67%। ये उसके बाद सिलिका है बेटा, सिलिका, सिलिका, और सिलिका कितनी, 27.72%। लेकिन अगर बेटा यही पृथ्वी की बात होती, ओवरऑल पूरी पृथ्वी की, समस्त पृथ्वी की बात करता, तीनों लेयर को मिला करके, तब लोहा हो जाता। जिसने आंसर दिया लोहा, वो तब होता ये 35%। ओवरऑल पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा लौह तत्व पाया जाता है। लेकिन जब क्रस्ट की बात करेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और ओवरऑल पृथ्वी में दूसरा तत्व कौन सा, तो वो ऑक्सीजन है बेटा, वो ऑक्सीजन है, वो 30% है, वो 30% है, वो ऑक्सीजन हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जरा इसको हटा दो यार, ये लगा हुआ, समझ रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको जवाब देना है कि पृथ्वी परत की बात कर रहा है। बेटा इंग्लिश देख लिया करो, इंग्लिश से क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आप बोलोगे क्रस्ट हो जाएगा, क्रस्ट में हम बोलेंगे ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक हो जाएगी। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है वो आंसर हो जाएगा बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्तर होगा, ऑक्सीजन उत्तर होगा। समझ गया बेटा, क्या उत्तर होगा, ऑक्सीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो जरा, अब कोनार्ड विच्छिन्नता यानी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी की बात की, और मैंने बहुत पहले पढ़ाया है, मतलब जो पहला ही क्वेश्चन था, कोनार्ड विच्छिन्नता किसके बीच पाई जाती, बाहरी और भीतरी कोर के मध्य, या सियाल और सीमा के मध्य, या सीमा और निफे के मध्य, या ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य। अब कह रहा देखो जरा यहां पर जवाब दो, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, आउटर कोर एंड इनर कोर, सियाल एंड सीमा, सीमा और निफे, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। समझ रहे हैं। देखो यहां पर जो क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा सा
कंफ्यूजिंग है, आपको समझना है। देखो ये जो आपका है बेटा, ये सबसे ऊपरी परत क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो इस क्रस्ट के दो भाग मैंने स्टार्टिंग में बताए कि ऊपर का भाग बेटा अपर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट, और नीचे का भाग बेटा लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट है। तो जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को विभाजित कर रहा है ना बेटा, उसे ही बोलते हैं कोनॉर्ड, उसे ही कोनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी, इसे ही बोला गया कोनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी। लेकिन प्रश्न यहां पर यह है, जरा आप ध्यान दो इसमें, कि यह कह रहा है कि कोनॉर्ड विच्छिन्नता हिंदी में लिखे, उसे ही हिंदी में अशांतता, असंबद्धता, इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो कोनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी किसके मध्य है, किसके बीच है, यह बोल रहा है, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य। लेकिन प्रश्न है यहां पर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट कहीं दिख ही नहीं रहा, ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। अब आपका दिमाग खराब हो रहा है कि यार अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट तो दिख ही नहीं रहा, तो कैसे आंसर दे। तो आपको समझना है, आपको क्या समझना है कि यहां पर यह समझना है कि जो क्रस्ट है बेटा, क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है, समझ रहे हैं, ये जैसे मान लो ये, तो ये जो क्रस्ट का ऊपरी भाग है, ये महाद्वीप की संरचना है। ये किसकी संरचना है, महाद्वीप की, ये महाद्वीप है। और क्रस्ट का जो निचला भाग है, ये वाला जो भाग है बेटा, ये महासागर की, ये महासागरीय, महासागर, ये महासागर की संरचना है। और आपको ध्यान देना है कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है बेटा, इसमें सियाल की प्रधानता है, और जो महासागर क्रस्ट है, महासागरीय जो क्रस्ट है, इसमें सीमा की प्रधानता। और ये बीच में जो लेयर है, ये है कोनार्ड, बीच में लेयर। तो सीमा और सियाल, ये सीमा हो गया, ये सियाल हो गया, को विभाजित करेगा कोनार्ड। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग ढंग से बनाए हुए हैं, इसलिए आपको आंसर देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बाकी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर सियाल और सीमा के मध्य आप आंसर देंगे, बी फॉर बॉम्बे आंसर होगा। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन बनाया गया है, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें, लाइक करें, और भी अपने यार दोस्तों तक पहुँचाइए, इस संख्या को और बढ़ाइए, 300 के ऊपर ले जाइए प्लीज़। देखिए जरा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, करा पृथ्वी ग्रह की संरचना में, देखो जरा ध्यान से देखो, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निर्मित होती है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निर्मित होती। कोर किससे निर्मित होती, एल्यूमिनियम से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से, या लोहा से। अब बताओ कोर में कौन से पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होगी, ये पूछ रहा है। और आपको मैं बताऊं, यहां पर आप देखो, जैसे ये आपने देखा, तो ये पृथ्वी की 3 परतें, तो आपने देखा सबसे ऊपर की परत बेटा सियाल से बना है, उसके नीचे वाली परत बेटा सीमा से बना है, उसके नीचे आप देखोगे तो जो कोर है वो निफे से बना हुआ है, निफे से, निफे से, निफे से बना हुआ है, निफे से बना हुआ है ये चीज। अब ये कह रहा है कि आप बताओ पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निर्मित होती है किससे, एल्यूमिनियम से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से, या लोहा से निर्मित होती है। यहाँ पर क्या जवाब दे रहे हैं, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाई संदीप क्या नाम है आपका, डी आंसर दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डी आंसर लगातार देते जा रहे हैं, डी आंसर बहुत सारे लोग हैं जो लगातार देते चले जा रहे हैं भाई। डी आंसर दे रहे हैं लोग, डी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पर किसी ने सी आंसर भी दे दिया। सर सिलिका क्या होता है, सिलिका एक रासायनिक पदार्थ होता है कृष्णकांत तिवारी जी, समझ रहे हैं। तो देखो जरा बेटा, यहां पर अगर आपने लौह तत्व दिया है तो पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो लोहा है ये कोर में सबसे अधिक पाया जाता है, कोर में। और कह रहा है मेंटल के नीचे जो कोर है, कोर, उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जा रहा है, तो कोर में सबसे अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है, लौह तत्व। और इस कोर में आप जानते हैं बेटा, यहां पर प्रेशर इज ग्रेटर देन टेम्परेचर, प्रेशर अधिक हो गया। तो जब इनर कोर में हम जाते हैं ना, तो प्रेशर इतना अधिक हो गया, इतना अधिक हो गया है कि चट्टानें ठोस हो गई, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि ठोस आबलिक जमी हुई अवस्था में है। अभी इस टॉपिक के क्वेश्चन करा रहा हूं, इस टॉपिक से संबंधित अलग से कुछ बातें आपको पूरा सब बताऊंगा, टॉपिक पूरा समझा दूंगा, फिर इससे संबंधित आपके क्वेश्चन कोई कभी गलत नहीं होने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन कराने के बाद पूरा टॉपिक एक बार आपके माइंड में फिर से सेट करेंगे, बस बने रहिएगा। आप देखिएगा जरा, कह रहा भूपर्पटी के निर्माण में सिलिका की मात्रा निम्नलिखित प्रतिशतों में कितनी। करा क्रस्ट, जरा देखो बेटा यहां, करा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी क्रस्ट में जो सिलिका है वो कितने प्रतिशत है, क्रस्ट में सिलिका कितने प्रतिशत है। और पीछे यहां पर मैंने अभी तो 1-2 क्वेश्चन पहले सिलिका की मात्रा लिखा था, ये देखो जरा, सिलिका
27.72% क्रस्ट में, ऑक्सीजन में 46.67% है। देखो जरा, अब जरा देखो यहाँ आगे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया ये कि भूपर्पटी यानी क्रस्ट के निर्माण में सिलिका की मात्रा कितने प्रतिशत है, 22.72 या 25.72 या 27.72 या 30.72, कितना हो सकता है बोलो। यहाँ पर तृप्ति तिवारी ने ए बोल दिया है और बिल्कुल झंडा उठा लिया कि ए होगा। कैसे ए होगा, गजब हाल है आपका। ए कैसे होगा भाई, सिलिका जो बेटा क्रस्ट है ना, इस क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है 46.67% के आसपास, है ना। लेकिन दूसरे नंबर पर तो सिलिकॉन है, और जो सिलिका है जिसे हम सिलिकॉन बोलते हैं, ये तो बेटा है 27.72%। तो 27.72% है तो बेटा तो सी हो जाएगा ना, अभी तो आपको दिखाया था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 27.72% यहां पर आप देखो। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा बी सी में अंतर है, मैं देखो थोड़ा सा मैं समझ गया। अगर आपने इंग्लिश में आंसर दिया है तो 27.72 है और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बी ही आंसर है। अगर आप यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल राइट है आंसर, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो रहे हैं बेटा, तो आप एग्जैक्ट लिख दिया करो। हाँ, वो ज़्यादा सही रहेगा कि 27.72। आकाश यादव बहुत शानदार, ऐसे ही सब लोग लिख दिया करो कि सर इतना प्रतिशत होगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा यहाँ ABCD में सीक्वेंस जो है वो गड़बड़ हुआ है, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग गलत आंसर नहीं दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, बस थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ है। चलो, तो यहाँ पर आप लोगों ने ये आंसर दिया है कि 27.72% है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो जरा, फिर अगला क्वेश्चन आ गया बहुत शानदार। कह रहा है कि मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवन करती को क्या कहा जाता है? बेरिस्फीयर, मोसोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, ये कह रहा बेटा। अब इसको तो समझना पड़ेगा ना, तभी तो आप समझ पाओगे। कुमार जी क्या बोलेंगे, सर ज्ञान गंगा छोड़ दिए क्या? हाँ, पहले यहाँ पढ़ लो, देखो जरा इसको। मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवन करती है उसे क्या कहा जाता है? जरा इसको समझे जरा बेटा, जरा इसको समझ लो पहले। देखो, ये बेटा स्थल मंडल है, और इस स्थल मंडल के नीचे बेटा यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर है, दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। ये जो बेटा दुर्बल मंडल है ना, यहाँ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन प्रेशर है, यानी टेम्परेचर अधिक है। ध्यान से सुनिए, क्या अधिक है बेटा? टेम्परेचर अधिक है। तो टेम्परेचर जो अधिक है ना, टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ चट्टाने गलन में चेंज हो रही, तो ये अर्धद्रवित अवस्था में भाग है। कौन सी अवस्था में है? तो अर्धद्रवित अवस्था, ये आपको ध्यान देना है। किस अवस्था में? तो बोलेंगे अर्धद्रवित अवस्था में है। अर्धद्रवित अवस्था का मतलब आप जानते क्या है? अर्धद्रवित अवस्था का मतलब जानते क्या बेटा? कि मतलब ना पूर्णतः गलन है ना पूर्णतः ठोस है, समझ रहे हैं? तो अर्धद्रवित अवस्था, तो जब कोई अर्धद्रवित अवस्था में ऊपर कोई चीज होगी तो उसमें फिसलन होगी ना। तो स्थल मंडल किसके ऊपर है? दुर्बल मंडल के ऊपर। और दुर्बल मंडल को इंग्लिश में बेटा जानते क्या? एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। देखो, ये टॉपिक वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसके पहले बेटा आप इस तरह नहीं पढ़े, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। अभी राजपूत ने क्या बोला सर मेरा भी नाम लीजिए, बिल्कुल अभी राजपूत जी, है ना। तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ा सा कोऑपरेशन बनाए, कुछ दिन मेरा साथ देंगे, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आना चालू हो जाएंगी। ध्यान रखें, प्लीज़ इंग्लिश में लिखा करें, ठीक है? लिख रहे हैं इंग्लिश में। तो देखो, स्थल मंडल यानी ये लिथोस्फीयर है बेटा, ये लिथोस्फीयर। ये क्या है? ये लिथोस्फीयर है। और ये दुर्बल मंडल क्या है? एस्थेनोस्फीयर है। तो स्थल मंडल जो है ना, स्थल मंडल के ही बृहदखंड प्लेट कहलाते, और हमारी जो प्लेटें हैं ना वो किसके ऊपर हैं? इसी दुर्बल मंडल के ऊपर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये प्लेट कौन सा शब्द दे दिए? तो प्लेटें जैसे बेटा भारतीय प्लेट, हम लोग भारतीय है ना, भारत में है तो भारतीय प्लेट पर है। इसी प्रकार विश्व में 7 बड़ी प्लेटें। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्लेट कौन सी, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट है। 7 बड़ी प्लेटें, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का जवाब क्या हो जाएगा बेटा? एस्थेनोस्फीयर हो जाएगा। ये नीचे डी आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है? मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवन करती को कहा जाता है क्या? एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। नीतू चौहान ने क्या बोला? सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखो, थोड़ा सा ज्योग्राफी कठिन है, लेकिन आप अगर डेली मेरी क्लास में बने रहेंगे,
समझ रहे हैं? एक एक दिन के गैप में मेरी क्लास रहेगी ज्योग्राफी की, तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। बस पढ़ना चालू कर दें। कोई बुक आपके पास होगी, जो भी बुक ले रखे हैं, एनसीईआरटी अगर आप 11 क्लास की है तो उसको पढ़ें, उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टॉपिक है, खूब अच्छे से पढ़ें, बहुत बेहतर होगा। सर हिंदी में ज़्यादा समझाओ, जो इंग्लिश कमजोर है। बिल्कुल हिंदी में ही तो समझा रहा हूँ बेटा, देखो हिंदी में ही ज़्यादा बात कर रहा हूँ, है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन जरा। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछे कि स्थल मंडल किसे कहते, तब आप क्या बताओगे? तो अभी तो पीछे हम लोगों ने देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आपसे हम ये पूछ लें कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, स्थल मंडल किसे कहते हैं, है ना, दुर्बल मंडल किसे कहते हैं, दुर्बल मंडल, तो आप क्या बताओगे? जरा ध्यान से सुनो। स्थल मंडल का मतलब बेटा इंग्लिश में लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और दुर्बल मंडल का मतलब बेटा है एस्थेनोस्फीयर। जरा थोड़ा सा इसको समझ लो, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। इसको समझना जरूरी, थोड़ा सा इसको समझ लो, बस 2 मिनट समय दे। समझ रहे हैं? रागनी यादव ने बोला सर आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा इधर देखो जरा एक बार सब लोग, स्थल मंडल किसे कहेंगे, दुर्बल मंडल किसे कहेंगे। अब अगर हम बेटा स्थल मंडल की बात करें, देखो जरा इसको, तो आप जरा ये चित्र के माध्यम से समझो, जरा इसको समझो। ये सबसे ऊपर बेटा क्रस्ट है, इसके नीचे मेंटल है, इसके नीचे क्या है, मेंटल। आप देखिए जरा, और मेंटल में भी ऊपर अपर मेंटल है बेटा, ऊपरी भाग है ना, अपर मेंटल। और यहां पर आप चित्र से ही समझ लो, ज्योग्राफी का मतलब होता है कि चित्र के माध्यम से ज्यादातर चीजों को समझ लेना है, समझना है। तो देखो जरा, ये क्रस्ट वाला भाग ले आओ बेटा, और अपर मेंटल का ऊपरी भाग ले आओ। देखो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल के ऊपरी भाग से मिल करके जो भाग बना उसे ही लिथोस्फीयर बोला गया, उसे ही लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल बोला गया। यानी स्थल मंडल किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे क्रस्ट प्लस अपर मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित संरचना को ही स्थल मंडल कहते। स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, समझ गए। तो यहां पर, और इसके नीचे है बेटा ये दुर्बल मंडल, और ये जो दुर्बल मंडल ये भी अपर मंडल से बना हुआ, देखो अपर मेंटल से, इसे बोलते हैं हम लोग एस्थेनोस्फीयर। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एस्थेनोस्फीयर किसे कहेंगे, तो आप बोलना बेटा कि एस्थेनोस्फीयर जो है अपर मेंटल के ऊपरी परत से, अपर मेंटल के ऊपरी भाग से निर्मित, ऊपरी भाग से निर्मित है। देखो लिथोस्फीयर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, लेकिन एस्थेनोस्फीयर केवल अपर मेंटल के ऊपरी भाग से निर्मित संरचना को बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, वर्दी जरूर मिलेगी, समझ रहे हैं। अभी राजपूत जी बिल्कुल परेशान नहीं होना, खूब जम कर पढ़िए, जरूर सिलेक्शन होगा, परेशान नहीं होना है। तो क्रस्ट अपर मेंटल को मिला दो लिथोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर क्या है, अपर मेंटल का जो ऊपरी भाग है बेटा उसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और एस्थेनोस्फीयर आंशिक रूप से गलन की अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में, तो जब पिघली हुई अवस्था के ऊपर कोई भाग ठोस है तो उसमें फिसलन होगी, उसी फिसलन होने से भूकंप आते, ज्वालामुखीता होती। आगे टॉपिक है, पढ़ाऊंगा तब चीजें और समझ में आएंगी। देखो जरा यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा, गुटेनबर्ग अशांतता किसके बीच पाई जाती। अभी हम लोगों ने पीछे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी को पढ़ा था, वही क्वेश्चन रिवाइज्ड हो गया देखो यूपीएससी के द्वारा। अब जरा इसको बताने का प्रयास करो। ये करा कि भैया आपने यहाँ पर लेयर को बांट लिया था, जरा ध्यान दो। ये जरा देखो, ये अपर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट है बेटा, ये लोअर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट। और इस अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग कौन कर रहा था, कोनार्ड, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। फिर बेटा यहां पर देखो ये मेंटल है, और मेंटल के 2 भाग हैं बेटा, एक अपर मेंटल है, एक लोअर मेंटल। ये अपर मेंटल है, ये अपर मेंटल, और यहां पर देखो लोअर मेंटल है, ये लोअर मेंटल। तो देखो यहां पर ये जो संरचना है, ये जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को विभाजित कौन करेगा, मोहो साहब थे, मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसी प्रकार इस अपर मेंटल को लोअर मेंटल से बेटा रेपटी डिसकंटिन्यूटी। इसी प्रकार लोअर मेंटल को बेटा यहां आउटर कोर से विभाजित कौन करेगा, तो आप बोलोगे कि यहां पर गुटेनबर्ग। और बेटा यही गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से क्वेश्चन पूछ लिया गया। और यहां पर नीचे सबसे चले जाओगे बेटा तो इनर कोर है, और ये बीच में लेहमन साहब हैं, लेहमन डिसकंटिन्यूटी ने इसका विभाजन किया। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा, ये ऋतु अवस्थी क्या बोलोगे सर, मैं बार बार आंसर देता हूं मेरा।
नेम ले लो सर, बिल्कुल बिल्कुल, देवेश नेम है, देवेश जी, बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। चलो इधर आ जाओ जरा, देखो तो अब बताओ इसमें देखकर बेटा ये गुटेनबर्ग किसके बीच पाई जा रही, पपड़ी और प्रावार। देखो क्रस्ट, इंग्लिश देखो तो आसान है, क्रस्ट और मेंटल के बीच, क्रस्ट और मेंटल के बीच, या फिर मेंटल और कोर के बीच। यस राइट, मेंटल और कोर के बीच, क्या ऐसा होगा? या फिर एक और ऑप्शन देखो, अपर कोर और लोअर कोर, ना भाई। या फिर अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के मध्य, ना भाई। तो यहां पर क्या आंसर दोगे? मेंटल एंड कोर। तो यहां पर आप आंसर क्या देंगे बेटा? मेंटल एंड कोर, मेंटल एंड कोर, यानी ये लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य, ये आपको ध्यान देना है, समझ गया बेटा? ये ध्यान देना है। तो देखो जरा, प्रावार और क्रोट के मध्य, यानी बी फॉर बॉम्बे आंसर अगर आप दे रहे हो बेटा, तो बिल्कुल राइट आंसर है बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दो बेटा, और सभी लोग लाइक कर दो, जो लोग भी लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दे। एक बार वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी क्लास आपको कैसी लगी, और अपने स्टेटस में भी लगाइएगा व्हाट्सएप पर, है ना, फेसबुक में शेयर करिएगा जरूर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्लास हम लोगों की 1 घंटा चलने वाली है। जब क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तो मैं इस पूरे टॉपिक को एक तरफ से व्यवस्थित ढंग से बताने का फिर प्रयास करूंगा, और अच्छी तरीके से, जिससे कि पूरा टॉपिक आज क्लियर हो जाए, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपका गलत न होने पाए। सर दुर्बल मंडल किस अवस्था में होता है? बेटा दुर्बल मंडल अर्धद्रवित अवस्था में है। अर्धद्रवित अवस्था का मतलब थोड़ा सा गलन है, थोड़ा सा ठोस है, समझ गए? कीचड़ नहीं समझते हो? जैसे कीचड़ होता है, कीचड़ में खड़े हो तो फिसलन होती है, समझ रहे हैं? ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूरेनियम, थोरियम, ये बेटा सब रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जो ग्रेनाइटिक शैल में ज्यादा पाए जा रहे हैं बेटा, ध्यान रखेंगे। कौन सी शैल में बेटा? ग्रेनाइटिक शैल में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके बेटा, ध्यान रखना। जरा देखो, ये करा भूमि के अंदर जाने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती जाती है? आपको याद होगा 20 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ रहा, या 48 मीटर पर बढ़ रहा है, या 32 मीटर पर, या 64 मीटर, बताऊंगा नहीं, इसका आंसर आप सबको देना है। चलो जल्दी से जवाब दे दो कि इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से बोलो। यस राइट, ब्रिजेश प्रजापति हैं, 32 मीटर लिख दिया, लाइफलाइन 32। विनय, ऋतु अवस्थी लाइफलाइन 32, ऋतु अवस्थी 32, विद्याकुल वाई गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग बेटा। यहाँ पर 32 मीटर लोगों ने लिखा है, बिल्कुल 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 राइट आंसर। जितने भी लोग दे रहे हैं आंसर 32, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर बेटा ये है आपकी पृथ्वी, ये पृथ्वी। अब देखो पृथ्वी की सतह है बेटा, ये पृथ्वी की सतह, और ये बेटा केंद्र, केंद्र, और केंद्र की गहराई बेटा 6371 किलोमीटर। कितनी गहराई बेटा? 6371 किलोमीटर। और जब आप सतह से केंद्र की ओर जा रहे हो ना बेटा, तो तापमान बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा? तापमान, तापमान बेटा बढ़ना चालू हो चुका है, तापमान। प्रश्न है कि तापमान किस गति से बढ़ रहा है? तो यहां पर जानते क्या बताया विद्वानों ने, कि जब आप सतह से केंद्र की ओर आते हो बेटा, केंद्र की ओर, तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो रही। जरा ध्यान दीजिएगा, कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो रही? तो बोलेंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो रही। ये चीज आपको ध्यान रखना है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो रही। अब जब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो रही है, तो क्या इसी गति से अनवरत वृद्धि हो रही? आलोचकों ने प्रश्न उठा दिया भाई भूगर्भ शास्त्रों के सामने, कि अगर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा, तब तो तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि पृथ्वी का मैक्सिमम भाग गलन में चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम भाग गलन में चेंज हो जाएगा। पृथ्वी में जो खनिज पदार्थ पाए जा रहे हैं वो आखिर सुरक्षित कैसे, वो कैसे सुरक्षित है? तो जानते हैं विद्वानों ने क्या बताने का प्रयास किया? कहा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जा रहे हैं, तो तापमान के बढ़ने का दर एक जैसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं रेडियो सक्रिय पदार्थों की मात्रा में कमी आती जाती, और रेडियो सक्रिय पदार्थ ही ऐसे पदार्थ हैं जो ऊष्मा जनित पदार्थ हैं, जिनके विघटन से तापमान में वृद्धि होती। तो जब उन पदार्थों में कमी आ जाएगी तो तापमान के बढ़ने का दर एक जैसे कैसे होगा? तापमान के बढ़ने का दर एक जैसा नहीं हो सकता। वहीं बताया गया कि दाब अधिक हो रहा है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जा रहे हैं बेटा, तो ये आंतरिक परतें, ये आंतरिक परतें, और ये परत, एक परत अपने से नीचे वाली परत पर बेटा भार डालती, ये नीचे वाली परत पर भार डाल रही, तो आंतरिक परतों के द्वारा लगने वाले भार से रासायनिक तत्वों के भार में वृद्धि होती, जिससे दाब में वृद्धि हो जाती।
तो कहते किसी भी खनिज पदार्थ को ठोस अवस्था में रखा जा सकता है अगर दाब को बढ़ा दिया जाए। तो अगर दाब को बढ़ा दिया जाए तो अत्यधिक ताप होने के बावजूद भी किसी भी खनिज पदार्थ को ठोस अवस्था में रखा जा सकता है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समझ गए। तो यहां पर आप ध्यान देंगे 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि होती है, यह चीज आपको ध्यान देना है। तो यहां पर आंसर आप क्या दे रहे हो बेटा, तो बोलेंगे भाई हम तो 32 मीटर आंसर दे रहे हैं, 32 मीटर आंसर हो जाएगा। 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए तो जल्दी से एक बार जवाब दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। देखो जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कहा उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है। उच्चावच का मतलब होता है जो उच्च भूमियां होती, जैसे पठारी संरचनाएं जो होती बेटा, ये जैसे मान लो, तो ये उच्चावच हो गया, उच्चावच हो गया। तो कह रहा उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है, सही बात है। फिर कह रहा देखो पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति कहा जाता है। तो अब बेटा जैसे ये ऊंचा नीचा भाग है, ये जैसे ऊंचा नीचा भाग है, तो ये ऊपर पर्वत का विकास हो जाता है, नीचे बेटा जो धस गया भाग है बेटा वहां घाटी का विकास हो जाता है, जो धस गया भाग वहां घाटी बन जाती। समझ रहे हैं? पिछला क्वेश्चन रिपीट करो सर, नीतू चौहान ने बोला पिछला क्वेश्चन रिपीट करें। कौन सा पिछला क्वेश्चन है बेटा? देखो यहाँ पर ये भूमि के अंदर जाने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। तो बेटा 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती, यही तो बताया हूँ, है ना बेटा, यही तो बताया। समझ रहे सर? एनडीए में आर्ट वाले फॉर्म भर सकते हैं, आर्ट वाले फॉर्म भर सकते, लेकिन करेंगे कैसे बेटा? उसमें मैथ का क्वेश्चन इतना ज़्यादा रहेगा, साइंस का रहेगा, तो कर पाओगे मैथ? अगर कर पाओ तो भर लो। देखो जरा, तो देखो ये कोई इस क्वेश्चन पे आओ तो कह रहा पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति, तो जो पर्वत और घाटियां बनती है बेटा उसे ही लैंड फॉर्म स्थलाकृति के रूप में हम लोग जानते हैं। समझ गए? फिर कह रहा उच्चतादर्शी वक्र क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है। ये जो वक्र बन रहा है, ये पृथ्वी की सतह को परिभाषित करता है, उसके विस्तार को बताता है। कहने का मतलब यहाँ पर बेटा है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 1 2 3 सभी सही हो जाएंगे बेटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली, राइट आंसर। तीनों सही है। ये क्वेश्चन बिल्कुल समझदारी पर डिपेंड था, इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। हाँ, अब जो क्वेश्चन आपके सामने है, पीछे जो आपने पढ़ा है वहां से काफी हद तक आपको मैच करेगा प्रश्न। अब आप जरा बताने का प्रयास करें। हम इस क्वेश्चन पर आपसे आंसर लेना चाहेंगे, सभी लोग झूम कर आंसर दो, बहुत होगा गलत हो जाएगा, इतना ही होगा। सर स्थलाकृति क्या होता है? कृष्णकांत तिवारी जी, स्थलाकृति का मतलब होता है कि पृथ्वी की सतह पर अंतर्जात बल के परिणाम के फलस्वरूप जो उच्च और निम्न भूमियां डेवलप होती हैं उन्हें स्थलाकृति का नाम दिया जाता है। समझ गए? देखो जरा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बेटा? ये कह रहा, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये कह रहा तो कह रहा कौन सा कथन सत्य नहीं है? पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, ये पहला पॉइंट दे रहा। देखो यहां पर क्या लिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्ट्स ऑफ द मेंटल, ये बोल रहा। फिर देखो कह रहा पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। परत का मतलब क्रस्ट, तो देखो द अर्थ क्रस्ट इज द मेड ऑफ सियाल, यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी है, ये आपको ध्यान देना है। हाँ बिल्कुल, बायो से है तो वो कर सकता है, मैथ पढ़ना होगा बेटा उसे। फिर कह रहा सागर तल सीमा से बना है। सागर तल यानी जो महासागरीय क्रस्ट है उसमें क्या सीमा की प्रधानता है, ये बोल रहा है। फिर आगे देखो क्या कह रहा कि सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। ये कह रहा सीमा जो है वो सियाल के ऊपर तैरता है। बोलो क्या सीमा सियाल के ऊपर तैरता है? ये कह रहा कि कौन सा कथन सत्य नहीं बेटा, सत्य नहीं ये बताना, कौन सा गलत है ये बताना है। और यहाँ पर मैंने देखा कि ड्रीम IAS मोटिवेशनल और बहुत सारे लोग हैं और सब लोगों ने डी आंसर दिया। क्या शानदार आंसर दिया भाई, जिसने भी डी आंसर दिया है कि डी वाला सत्य नहीं, बहुत ही राइट आंसर। आकाश जी, जितने भी लोग हैं, मुसाफिर और क्या क्या नाम है, सबका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत तेजी से कमेंट हो रहा। तो यहाँ पर देखो पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, अपने पीछे पढ़ा भाई। ये जो आप देखो जरा, ये क्रस्ट है बेटा, और क्रस्ट किससे निर्मित है? सियाल से, ठीक है, सियाल से निर्मित है। फिर ये बेटा देखो ये मेंटल है, ये मेंटल, और मेंटल जो है किससे निर्मित है? सीमा से, ये। फिर देखो कोर है, ये बेटा कोर, और कोर किससे निर्मित है? निफे से,
निफे से। अब आप देखो पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, बिल्कुल मैंने कहा था मेंटल जो है बेटा 83.5% है, और क्रस्ट कितना 0.5% है, और कोर कितना 16%। ये तो मैंने बताया ही था आपको, है ना। फिर आप आगे देखो पृथ्वी की परत सियाल से बनी हुई, यस पृथ्वी की परत का मतलब क्रस्ट, और क्रस्ट देखो सियाल से बनी हुई, तो पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। करा सागर तल सीमा से बना हुआ, अभी पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था कि महासागरीय क्रस्ट में सीमा की प्रधानता होती, तो ये वाला भी सही हो गया। लेकिन सीमा सियाल के ऊपर तैरता, गलत बात है। सीमा सियाल के ऊपर नहीं तैरता, सियाल सीमा के ऊपर तैरता। यानी यहां पर अगर ये होता, यहां पर क्या होता, यहां पर ये होता है कि सियाल सीमा के ऊपर तैरता, सीमा के ऊपर तैरता है, तो सही हो जाता, तो सही हो जाता बेटा, तब तो सही हो जाता। डी फॉर डेल्ही दे रहे हैं आंसर, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं यार भाई। डी गलत है, इसमें गलत बताना है ना, तो कौन सा आंसर गलत हो गया, डी गलत है, डी वाला गलत हो गया, ये आपको ध्यान रखना। सियाल फिर सीमा रहेगा, हाँ बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर डी गलत हो गया ना, तो आप लोग बेहतरीन आंसर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगी, चैप्टर धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो कह रहा तरल अवस्था, देखो जरा बेटा तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा। अब बताओ तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। और एक बार वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी करें, जो लोग लाइक नहीं किए उसको लाइक कर दें और शेयर भी करें। बोलो क्या होगा, तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, परपट्टी कहते हैं, सियाल कहते हैं, सीमा कहते हैं, निफे कहते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे पाएंगे। चलो जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा, बोलो बेटा जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा। आंसर दे दो, जल्दी से दे दो आंसर, बहुत आसान आंसर है। लो भाई यहां पर डी आंसर दिया जा रहा है, डी आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है यार, बिल्कुल दिल जीत लिए हो। डी आंसर दे रहे हैं सभी लोग, डी फॉर दिल्ली आंसर दे रहे हैं, डी फॉर दिल्ली आंसर दे रहे हैं, राइट राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली आंसर आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं, एक बार समझते हैं चीजों को, एक बार समझते हैं हम लोग, है ना बेटा। देखो जरा ये जरा समझो, देखो जरा एक चीज समझो जरा, ये बेटा सियाल है, ये बेटा सीमा है, जरा समझिएगा, ये बेटा निफे, जरा समझिएगा। पृथ्वी को कितनी परतों में बांटा गया, 3 परतों में, जरा ध्यान से सुनो। अब जरा ध्यान से सुनो, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और इस कोर को 2 भागों में बांट लो बेटा, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, इनर कोर, आउटर कोर और इनर कोर। सचिन क्या बोल रहे हैं सर, अब आपके साथ आया हूं, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये लट्टू है, हाँ बिल्कुल, गौरी सिंह लट्टू ही, पृथ्वी लट्टू की आकृति में है ना, इसे ही तो ज्वाइड बोलते, भूआभ आकृति बोलते बेटा, सब समझ में आएगा, जरा ध्यान से। अब देखो सियाल क्रस्ट से निर्मित, देखो जरा, सीमा मेंटल, निफे कोर पूरा भाग है, कोर पूरा, कोर जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा देख रहे हैं ये आपका निफे है, कोर से निर्मित। अब आपसे अगर पूछा जाए क्रस्ट में किसकी प्रधानता, सियाल की, सिलिका और एल्यूमिनियम। पूछा जाए मेंटल में किसकी प्रधानता, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। फिर बेटा पूछा जाए कोर में किसकी प्रधानता, निफे की, निकल प्लस आयरन की, फेरस की। फिर लेकिन एक चीज ध्यान दो, अब आपसे पूछा जाए क्रस्ट किस अवस्था में, तो बेटा बोलना ठोस अवस्था में। ये आपका जो पृथ्वी का ऊपर का भाग है, सबसे पतला परत है, किस अवस्था में, बोलेंगे ठोस अवस्था में। फिर आपसे पूछा जाए मेंटल किस अवस्था में, तो बोलना बेटा ठोस अवस्था में है। फिर आपसे पूछा जाए कि आउटर कोर किस अवस्था में, तो बोलना तरल अवस्था में। फिर आपसे पूछा जाए इनर कोर किस अवस्था में, तो बोलना बेटा ठोस अवस्था में है। अब आपसे प्रश्न लोग करेंगे कि कैसे जान पाए कि ये ठोस है, ये ठोस है, ये तरल है, ये ठोस है, कैसे जान पाए आप। तो आप बोलना कि सर यहां पर हम लोगों ने भूकंपीय तरंगों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा की, भूकंपीय तरंगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। कैसे, कौन सी भूकंपीय तरंगे, आइए समझते, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझ गए। भूकंपीय तरंगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की, तो कौन सी भूकंपीय तरंगे, ये समझना है। तो देखो आप बोलोगे 3 प्रकार की तरंगे है बेटा, एक पी वेव्स है, एक यस वेव्स है बेटा,
और एक यल वेव्स है, एक पी वेव्स है, एक यस वेव्स है, एक यल वेव्स है। समझ रहे हैं? अब आप जरा देखो, पी का मतलब बेटा जानते हैं प्राथमिक तरंग है ये। अच्छा, अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि इसे प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग क्यों कहते हैं? कृष्णकांत तिवारी ने बोला कि गजब पढ़ाते हैं सर आप, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि आपको समझ में आ रही मेरी बातें। एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिए और लाइक भी करिए। देखो यहां पर जरा, पी वेव्स प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग का मतलब किसी भी भौगोलिक सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग को पी वेव्स बोला जाता है, प्राइमरी वेव्स बोला जाता है। लेकिन वहीं पर ये यस वेव्स को बेटा सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। सेकेंडरी वेव्स यानी कि ये द्वितीयक तरंग है। क्या बोलेंगे इसे? द्वितीयक तरंग, द्वितीयक तरंग ये। और यल वेव्स जो है बेटा, ये लॉन्ग वेव्स है, लॉन्ग वेव्स, ये लॉन्ग वेव्स है। अच्छा, आप यहां ध्यान दो कि आवाज जा रही, इसको चेंज कर दो। पी एस और यल जो है, कमेंट चले गए क्या सामने से? आज पहुंच रही मेरी आवाज, पहुंच रही आप लोगों तक मेरी? आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही? नो वॉइस बोल रहे हैं, देखो आवाज आ रही, आवाज आ रही बेटा? ठीक 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 ठीक, आ गई आवाज, ठीक। चलिए ठीक, चलिए आवाज पहुंच चुकी है। चलिए आइए देखते हैं एक बार जरा वीडियो को। संख्या कम मत होने दे भाई, संख्या क्यों कम कर दी, आवाज थोड़ा सा गई तो। आइए देखते हैं। देखो पी वेव्स, यस वेव्स, यल वेव्स आप देख रहे हैं बेटा। यहां पर दो जो भूकंपीय तरंगे हैं, एक बार जरा फिर से देखो, पी वेव्स और यस वेव्स जो दो तरंगे हैं ना, इनको बेटा पिंड तरंग बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पिंड तरंग। इनको बोलते हैं बॉडी वेव्स। जरा ध्यान से सुनो बेटा, बॉडी वेव्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि पी और यस तरंगे ऐसी है ना जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में चलती। ये यल वेव्स पृथ्वी की बाह्य परतों में चक्कर लगाती। तो यल वेव्स के माध्यम से हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तो फिर किस माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई? तो बोलेंगे हमको पी और यस के माध्यम से प्राप्त हुई। तो पी और यस क्या है उसको समझते जरा, है ना। देखो अब जरा ध्यान से सुनो, देखो पी वेव्स जो बेटा है, पी वेव्स ये ठोस में भी चल सकती बेटा, और द्रव में भी चल सकती, और गैस में भी चल सकती, तीनों माध्यम में चल सकती। यानी अगर ठोस माध्यम मिले तो भी पी चलेगी, द्रव मिले तो भी चलेगी, गैस मिले तो भी चलेगी। लेकिन अगर हम यस वेव्स की बात करें, यस तरंग की बात करें, तो केवल बेटा ठोस माध्यम में चलती, केवल और केवल ठोस माध्यम में चलती, केवल ठोस माध्यम में चलती, केवल बेटा ठोस माध्यम में यस वेव चलती। ये आपको ध्यान रखना है, केवल ठोस माध्यम में यस वेव चलती। लेकिन पी वेव्स ठोस, द्रव, गैस किसी भी माध्यम में चल सकती। दूसरी चीज विद्वानों ने यह बताने का प्रयास किया, जानते क्या प्रयास किया बेटा? यह बताने का प्रयास किया कि जो भूकंपीय तरंगे हैं ना, इनका घनत्व से सीधा संबंध होता है। जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा वहां भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक होगा। यह बता रहे हैं, जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा वहां भूकंपीय तरंगों का वेग क्या होगा? अधिक होगा। और आपने बेटा साइंस में पढ़ा होगा कि घनत्व सबसे ज्यादा ठोस में होता है, ठोस, द्रव, गैस में। तो यानी जब ठोस सतह मिलेगी तो भूकंपीय तरंगों का वेग बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक होगा। तो आप देखो जरा, और यस वेव्स केवल ठोस में चलती, यानी तरल अवस्था जहां आएगी वहां यस वेव्स विलुप्त हो जाएगी। तो अब यस वेव्स जब विलुप्त हो रही, तो देखो जरा यहां पीछे जरा देखो। अब क्रस्ट में जब परीक्षण किया गया भूकंपीय तरंगों का, तो यहां पर बेटा पी और यस भूकंपीय तरंगे पाई गई। तो विद्वानों ने कहा क्रस्ट ठोस है, क्रस्ट ठोस है। समझ रहे हैं? ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर ये क्या ब्राह्मण जी ने क्या लिखा कि सर पता नहीं
कितने दिनों बाद ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़िए आ जाएगा। देखो तो क्रस्ट में जब पी और यस भूकंपी तरंगे पाई गई तो विद्वानों ने कहा क्रस्ट ठोस है। फिर मेंटल में भी बेटा पी और यस भूकंपी तरंगे पाई गई तो बोला गया मेंटल भी ठोस है। लेकिन जैसे ही इस आउटर कोर में हम पहुंचे तो यहां पर बेटा एक गुटेनबर्ग महोदय थे, याद करिए गुटेनबर्ग साहब ने कहा कि आउटर कोर में यस तरंग विलुप्त हो गई। इस आउटर कोर में क्या बोला गया कि यस तरंग विलुप्त हो गई बेटा, यस तरंग विलुप्त हो गई। तो जब यस तरंग विलुप्त हो गई तो यह तो साबित हो गया कि आउटर कोर पूर्णतः ठोस अवस्था नहीं, और वहीं पी तरंग की वेलोसिटी में आउटर कोर में कमी आ गई, क्योंकि भाई पी तरंग तो ठोस माध्यम में ही सबसे अधिक चल रही थी, तो ये तो तरल अवस्था में तो वेलोसिटी में कमी आ गई। लेकिन जैसे ही पी तरंग इनर कोर में पहुंची उसकी वेलोसिटी में अचानक वृद्धि हो गई, अचानक। और जब अचानक वृद्धि हो गई इसमें तो लोगों ने कहा यह ठोस आब्लिक जमी हुई अवस्था में। क्यों? क्योंकि इनर कोर में प्रेशर इज ग्रेटर देन टेम्परेचर, यहां प्रेशर अधिक था जिसने चट्टानों को ठोस कर दिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सर मुझे आपका पढ़ाया सब आ रहा है, थैंक यू सर, मैं नोट भी कर रही हूँ सर। नेम देवेश है, देवेश जी बहुत अच्छी बात है ना। ऐसे ही पढ़ते रहो बेटा, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको कम समय में बेहतर तैयारी करें। सर आप आईएएस की तैयारी भी कराते हैं? हाँ बिल्कुल कराता हूँ बेटा, पढ़ाता हूँ सिविल के लिए ही। तो देखो जरा यहाँ पर, तो आपने आंसर दिया था डी फॉर दिल्ली और राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा और देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग फिर एक बार शानदार तरीके से। और ये कह रहा है कि पृथ्वी की कौन सी परत मुख्य रूप से लोहे और, देखो जरा बेटा यहाँ पर, लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं, कौन सी परत में मुख्य रूप से? नीतीश कुमार ने बोला सर आपसे पढ़ के दिल खुश हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको चीजें समझ में आ रही। जरा यहां पर आ जाओ, कह रहा पृथ्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं? ये कह रहा मेंटल, ये कह रहा ऊपरी कोर, ये कह रहा परपटी, ये कह रहा आंतरिक कोर। क्या हो सकता है ये आपको बताना है, चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। कह रहा कि व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ प्राइमरली कंटेंस आयरन एंड मैग्नीशियम सिलिकेट्स, यानी मेंटल में, आउटर कोर में, क्रस्ट में, इनर कोर में। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कराने वाला है ये चीज। सचिन जी क्या बोलेंगे सर आपसे पढ़कर दिल गार्डन हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो मेरा वीडियो अपने स्टेटस में जरूर लगाना, फेसबुक में भी शेयर करना है ना। और जब वीडियो मेरा समाप्त होगा तो कमेंट सभी लोगों का मैं चाहूँगा कि कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि कैसा लगा। अभी नहीं, जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तब बताना, अभी नहीं। देखो तो मेंटल है, ऊपरी कोर है, परपटी है, आंतरिक कोर है, मेंटल, आउटर कोर, क्रस्ट, इनर कोर। क्या आंसर दे रहे हो बेटा यहाँ पर? कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा अगर आप जानते हैं क्या है, देखो लोहा तो है लेकिन मैग्नीशियम दे दिया बेटा कि लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट अधिक पाए जाते हैं। तो ये बेटा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, कठिन है। यहां पर आंसर मेंटल होगा बेटा, ए फॉर इलाहाबाद। यहां पर बेटा क्या आंसर होगा? मेंटल आंसर होगा, यहां पर मेंटल होगा। यहां पर अगर लोहे के साथ निकल जैसे है, आयरन निकल दे देता तब ये कोर हो जाता आंसर, कोर। लेकिन यहां पर ये मैग्नीशियम दे दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, ये आकाश यादव क्या कह रहे हैं कि सर क्या है संभव कि भूकंपी तरंगों को मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? बिल्कुल बेटा, देखो मेनली भूकंपी तरंगे, अच्छा पूछ ही लिए तो थोड़ा सा बता देता हूं। देखो जो भूकंप है, भूकंप किसे कहेंगे? बहुत सामान्य शब्दों में समझे, पहले बहुत सामान्य शब्दों में समझे भूकंप किसे कहेंगे। देखो भूकंप का मतलब होता है बेटा कि पृथ्वी की सतह, देखो जरा ध्यान से, पृथ्वी की सतह पर ये तीव्र गति से, देखो गति तीव्र होनी चाहिए बेटा, गति तीव्र होनी चाहिए। पृथ्वी की सतह पर तीव्र गति से होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। देखो आप भूकंप के बारे में क्या आसानी से बोलोगे? ये बोलोगे कि पृथ्वी की सतह पर तीव्र गति से होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। अब ये भूकंप मेनली आता किस बल के कारण है, ये चीज है इंपॉर्टेंट। तो आप बोलना कि ये अंतर्जात बल के कारण, अंतर्जात बल, इंडोजेनेटिक फोर्स। बेटा बल दो प्रकार के होते हैं, पृथ्वी में दो प्रकार के बल लगते हैं, एक अंतर्जात बल होता, एक बहिर्जात बल होता। अंतर्जात बल के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, जैसे मानवीय क्रियाकलापों का मतलब है कि कहीं चट्टान को तोड़ा जा रहा, बम लगा करके, है ना, विस्फोट किए जा रहे हैं, तो उससे भी पृथ्वी में असंतुलन पैदा होता है जिससे भूकंप की उत्पत्ति हो जाती। तो हम यह जरूर कह सकते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों से भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल सही बात, कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन मेनली भूकंप के आने का प्राकृतिक कारण होता है अंतर्जात बल। तो भूकंप किसे कहेंगे? तो बोलेंगे पृथ्वी की सतह पर तीव्र गति से होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। भूकंप एक आकस्मिक घटना होती है, ये आकस्मिक संचलन होता है।
सर बेसॉल्ट शेल का मतलब, बेसॉल्ट शेल बेटा एक आग्नेय शेल होती है बेटा, समझ के, ज्वालामुखी के उद्गार से, मैग्मा के ठंडेपन से बसॉल्ट का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये था, मेंटल हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई कितनी है, ये चीज आपको बताना है, ये चीज आपको बताना है। चलो बता दो बेटा। तो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर मेंटल की, या 3900 या 1900 या 4900 किलोमीटर। गैस करो जरा, इसको गैस करो। सर मैं सभी सोशल मीडिया ऐप चलाता हूँ, सब पर स्टेटस लगा दूंगा आज। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन शर्मा जी। जरा इसको बता दो बेटा, जरा क्या होगा ये बेटा? जो जानते हैं अनुमान के आधार पर आधारित है ना। लेक्चर क्या नाम है आपका? सब अनुमान। पृथ्वी के आंतरिक परतों की जानकारी जो है ना वो अनुमान के आधार पर है। सब मतलब एक अनुमान बेस है, ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिली है, ध्यान समझ गए ना ये चीज। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 2900 लोग लिख रहे हैं यार। सर मेरा 2 क्वेश्चन गलत हुआ है अभी तक। अरे बहुत शानदार अर्चिता, है ना। यहाँ पर 2900 किलोमीटर आपने आंसर दिया है, राइट आंसर। क्या बात है, शानदार शानदार, बहुत ही शानदार आंसर दे दिया भाई। 2900 किलोमीटर, ए फॉर इलाहाबाद आंसर आप दे रहे हैं, बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हैं, बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अच्छा ये जरा बताओ अब। चलो चलो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और इसकी व्याख्या बहुत तगड़ा करूंगा। आप पहले आंसर देंगे तब इसकी व्याख्या होगी। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। पृथ्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है? देखो जरा क्या कर रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज द हॉटेस्ट? हॉटेस्ट कह रहा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा, इनर कोर होगा, मेंटल होगा, ओशियनिक क्रस्ट होगा, यानी महाद्वीपीय परपट्टी होगा, मेंटल होगा, आंतरिक कोर होगा, सागरीय परपट्टी होगा, क्या होगा? इसका जवाब दे दो भाई, मजा आ जाएगा। इसका जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर? बोलो फटाफट जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो, दे दो जवाब। चलिए इसका जवाब दे दीजिएगा भाई। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है, और आप बहुत आसानी जवाब देंगे। और मैं देख रहा हूं यहाँ पर लोगों ने बी आंसर लिखना चालू कर दिया है भाई। वीरू आर्या झांसी कोई आ गए और बी आंसर दे दिए हैं, और बहुत सारे लोग हैं हमारे दोस्त, बहुत सारे लोग हैं और सब लोग दे रहे हैं बी आंसर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। खुशी जी गुड मॉर्निंग है। चलो तो यहाँ पर सर अभी तक एक क्वेश्चन गलत है, क्या बात है, बहुत शानदार यार शुभम, बहुत शानदार। तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई बी सी डी इस तरह लोग आंसर दे रहे हैं, अलग अलग आंसर चल रहा है। अच्छा देखो जरा, तो यहाँ सबसे गर्म बी सी में लोग दे रहे हैं, और यहाँ पर अगर ये आंसर आप दे रहे हैं बेटा, ये इंग्लिश में और हिंदी में आंसर थोड़ा सा चेंज है यार भाई। बी सी को ये लोग सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ किए हुए हैं, है ना। अगर आप ये आंतरिक कोर दे रहे हो बेटा, ये बी फॉर बॉम्बे आंसर दे रहे हो बेटा, बी फॉर बॉम्बे, और यहाँ पर ये इनर कोर इंग्लिश में लिखा हुआ बेटा, इनर कोर, तो ये आंसर सही है, यानी राइट आंसर आंतरिक कोर है। आइए समझते कैसे आंतरिक कोर, आइए समझते कैसे ये बी फॉर बॉम्बे आंसर कैसे हुआ, ये राइट आंसर कैसे हुआ, ये बी फॉर बॉम्बे आंसर कैसे हुआ, इनर कोर आंसर आखिर कैसे हो रहा है, इनर कोर आखिर आंसर कैसे हो रहा है, ये चीज आपको समझना है ना। इनर कोर, आइए देखते हैं जरा, इसको समझते हैं। देखो जरा, अभी बेटा हम लोगों ने बात किया था कि सतह से केंद्र की ओर जाने पर केंद्र की गहराई कितनी बेटा, याद आ रहा? 6371 किलोमीटर। कुछ नवीन साक्ष्य बेटा वहां 6378 किलोमीटर गहराई बताई गई है। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह, और सतह से जब हम केंद्र की ओर जा रहे हैं तो आप जानते हो बेटा कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा। बेटा ये ऊपर एरो बना देता हूं ना, इसका मतलब होता है इंक्रीज होना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, समझ रहे हैं। तो यहां पर जो टेम्परेचर है, यहां पर टेम्परेचर बढ़कर हो गया है 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान, और ये जो पृथ्वी के केंद्र का जो तापमान है ये बेटा सूर्य की सतह के समतुल्य है। देखो जरा, पृथ्वी के केंद्र का तापमान देखो बेटा, पृथ्वी के केंद्र का तापमान सूर्य की, जरा देखिए, सूर्य की सतह के समतुल्य तापमान है बेटा। यहां सतह शब्द लिखा हूं, सूर्य की सतह के समतुल्य तापमान है। मेरा सबसे ऋतु अवस्थी, बहुत शानदार। देखो जरा यहाँ पर सूर्य की सतह के समतुल्य तापमान, और जैसे जैसे हम सतह से केंद्र की ओर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा। हम लोगों ने पढ़ा था एक छोटा सा शब्द, हम लोगों ने लिखा था कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता,
श्रेया सिंह जी ने क्या बोला कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना बेटा 32 मीटर पर कितना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि हो जा रही है, ये चीज आपको ध्यान देना है। कितना 32 मीटर की गहराई पर अगर हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती, और सतह से जब हम केंद्र पर आ जाते हैं, यहाँ 63 से 71 किलोमीटर की गहराई पर आ जाते हैं, इस बिंदु पर आ जाते हैं, तो तापमान लगभग कितना हो जाता है 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। और ये तापमान किसके समतुल्य हो जाता है, तो पृथ्वी के केंद्र का तापमान सूर्य की सतह के समतुल्य, सूर्य के केंद्र के समतुल्य नहीं, ध्यान रखना शब्दों पर पकड़ बहुत तगड़ी होनी चाहिए। सूर्य के केंद्र के समतुल्य नहीं, सूर्य की सतह के समतुल्य तापमान है, यह चीज आप ध्यान रखना बेटा। हम लोग यहां पर आंसर दे रहे थे क्या, इनर कोर, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने दिया है भाई, बहुत ही शानदार आंसर दिया। लो भाई अगला क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए जरा। प्रिया पांडे ने क्या बोला कि सर मेरा 4 गलत हो गया, कोई बात नहीं है ना, कल और चीज़ें सही होंगी। देखो जरा, सर मेरा नाम नहीं लेंगे, भूत, अब आप भूत हैं, आपका नाम क्या ले, विमल पाशी ने क्या लिखा, सर जी यू आर किंग ऑफ ज्योग्राफी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इधर अब जवाब दो बेटा, इधर चलो चलो विनय, इधर इधर जवाब दो, विमल प्रिया जो लोग भी हैं यहाँ पर सब लोग आ जाओ, है ना। देखो जरा जवाब दो, करा निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली परत है, पतली परत है बेटा, ये करा कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली परत है, तो सबसे आंतरिक कोर है, परपटी है, ऊपरी कोर है, मेंटल। देखो बेटा इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट, मेंटल। और आपको मैंने बताया था यार कि पृथ्वी में सबसे अधिक भाग किसका है, सबसे कम भाग किसका है। अब बेटा देखो जरा, ये देखो जरा, ये सबसे ऊपर क्या है बेटा, क्रस्ट, इसके बीच में मध्यवर्ती परत को बेटा क्या बोलते हैं, मेंटल, फिर क्या बोलते हैं, कोर। आप जानते हैं सबसे अधिक भाग मेंटल का था 83.5%, और क्रस्ट का भाग कितना 0.5% बेटा, और कोर का भाग कितना 16%। अब बताओ सबसे पतली परत कौन सी हो गई, बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसको बताने में कहां कोई समस्या होगी आपको भाई, इसको बताने में कोई समस्या हो ही नहीं सकती। यहां पर आप बोलेंगे बहुत आसान है सर, हम सीधा सीधा क्रस्ट लेंगे, परपट्टी जिसको बोलते हैं, परपट्टी क्रस्ट कहां गया, ये क्रस्ट, यानी आपका आंसर हो गया क्रस्ट, ये आपका आंसर हो गया, आंसर क्रस्ट हो गया। तो आप यहां पर क्रस्ट बताएंगे, है ना बेटा, क्या बताएंगे, क्रस्ट आंसर हो जाएगा, परपट्टी हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है बेटा, समझ गए सर। बार बार, हाँ बार बार क्वेश्चन जब रिपीट होंगे ना, उसी से संबंधित चीजें तो आपके माइंड में सब सेट हो जाएंगी, तो आप क्वेश्चन करने में बेहतर फील करेंगे। फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन, अब लो, मेंटल के ऊपरी हिस्से की बात कर रहा है बेटा, कर रहा मेंटल के ऊपरी हिस्से की सघनता का विस्तार कितना है, यानी ये डेंसिटी की बात कर रहा है बेटा। व्हाट इज द डेंसिटी, रेंज ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, अपर पार्ट यानी मेंटल 2 भाग में बटा है, एक ऊपर का भाग अपर पार्ट है, एक नीचे का भाग लोअर पार्ट है। तो कह रहा अपर पार्ट जो है वो क्या होगा, है ना, ये बताना है आपको। तो चलो जल्दी से बता दो क्या हो सकता है। 3.2 से 3.5, 5.0 से 5.8, 7.2 से 7.5, 0 से 9.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। यहाँ पर गेस करो, पीछे पढ़ा चुका हूँ यार, इसको जरा एक बार गेस कर दो बेटा, गेस करो जरा, गेस करो। एक स्वैस महोदय है बेटा, उनके अनुसार बताएं हम जरा। देखो स्वैस महोदय के अनुसार, देखो जरा स्वैस महोदय के अनुसार, स्वैस महोदय के अनुसार अगर देखा जाए तो बेटा जानते हैं क्रस्ट का औसत घनत्व ये 2.8 से 3.3 तक है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये बेटा अगर मेंटल का देखा जाए तो मेंटल का औसत घनत्व 2.9 से अगर देखा जाए 2.9 से 4.7 तक, 4.7, और ये क्रस्ट का औसत घनत्व वो 2.9 भी बोलते हैं, अगर एग्जैक्ट एक चुनना हो उनके अनुसार तो 2.9, इधर 2.9 से 4.7, इधर कोर जो है बेटा, कोर का औसत घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बोलते हैं, समझ गए। अब मेंटल यानी 2.9 से 4.7 है। अब मेंटल में ऊपर मेंटल का कम होगा, नीचे वाले मेंटल का ज्यादा होगा, तो यहां पर हम कौन सा लेंगे, 3.3 से 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 3.2 से 3.5 ग्राम
घन सेंटीमीटर, यानी ए फॉर इलाहाबाद आंसर। क्या ए फॉर इलाहाबाद आंसर दे रहे हैं बेटा? यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने बी दिया, कंफ्यूजन हुआ है, कोई बात नहीं, ए आंसर होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ए फॉर इलाहाबाद। अगला देखो जरा, कहा पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पहला पार्ट यहाँ पर बेटा, दूसरा पार्ट यहाँ पर, तीसरा पार्ट यहाँ पर, चौथा पार्ट यहाँ पर है। ये चीज आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 पाया जाता। बाह्य भूपृष्ठ मतलब जानते बेटा, हिंदी थोड़ा सा कठिन है, इसको हम ऊपर वाला क्रस्ट बोल रहे हैं, अपर क्रस्ट बोल रहे हैं। ये बाह्य भूपृष्ठ का मतलब है अपर क्रस्ट। देखो जरा यहाँ आगे क्वेश्चन है, ये देखो, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द आउटर क्रस्ट, मतलब ऊपर जो अपर क्रस्ट इज द फाउंड टू बी 2.8। डेंसिटी कितनी है आउटर क्रस्ट की? 2.8। अब इधर देखो बेटा, फिर दूसरा, भूपृष्ठ प्रावार से गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा पृथक किया जाता है। यानी जो क्रस्ट है वो मेंटल से, देखो जरा यहाँ पर इंग्लिश देखो, इंग्लिश आसान है, करा द क्रस्ट इज द सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। यार गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी तो मेंटल को क्रस्ट से अलग कर रहा था ना, और ये तो कह रहा क्रस्ट को सेपरेट कर रहा मेंटल से, तो गलत हो जाएगा ना। पीछे देखो, फिर हिंदी देखो, कह रहा प्रावार और कोर यानी मेंटल और कोर की सीमा के सारे पी लहरों के वेग में अचानक वृद्धि हो जाती। ये कह रहा, फिर कह रहा पृथ्वी का आंतरिक क्रोड, आंतरिक भाग, आंतरिक गलित अवस्था में पाया जाता है। अब कह रहा है कि नीचे देखो कौन सा सही है, ये कह रहा है। चलो जल्दी से बता दो बेटा कौन सा सही हो सकता है। क्या कुछ इसमें आपका गेस लग पा रहा है? तो बताओ जरा, कुछ गेस लग पा रहा है? सर ऐसे क्वेश्चन में पढ़ने में ही वक्त लग जाता है। हाँ, ये चीज़ मानते ही, थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन है, टाइम लगता है, लेकिन बेटा यूपीएससी है ना, तो क्वेश्चन लंबे तो लेगा वो बेटा, है ना, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, पढ़ते रहना है, जवाब देते रहना है ना, जवाब देते रहना। बस 20 मिनट और क्लास बची है, 20 मिनट और बचे रहिएगा। वीडियो को एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो बेटा, है ना, ये काम कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोगों के द्वारा सी आंसर दिया जा रहा, मैक्सिमम लोगों ने सी आंसर दिया है यार, राइट आंसर दिया सी आंसर। 1 और 3, बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8, यानी कि बेटा जानते ऊपर जो अपर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट जो है इसकी जो डेंसिटी है बेटा, डेंसिटी वो 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, राइट है यार। दूसरा करा भूपृष्ठ प्रावार से गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा, नहीं भाई, ये तो भूपृष्ठ मतलब क्रस्ट बेटा, और प्रावार मतलब मेंटल है, तो इसको तो मोहो करेगा ना, मोहो डिसकंटिन्यूटी अलग करेगा। ये गुटेनबर्ग कहाँ से करेगा? ये गुटेनबर्ग शब्द गलत हो जाएगा। फिर कह रहा प्रावार और मेंटल और कोर की सीमा के सारे पी लहरों के वेग में अचानक वृद्धि होती, ये बात सही है, ये पहला सही, तीसरा सही। पृथ्वी का आंतरिक कोर गलित अवस्था में नहीं है बेटा, ये तो ठोस अवस्था में। अगर यहीं पर आंतरिक ना बोल करके आउटर बोल देता, आउटर कोर, तो गलित हो जाता। इनर कोर की बात हो रही ना, तो वो तो फिर इनर कोर तो ठोस अवस्था में। तो यहां पर आप बोलोगे कि पहला और तीसरा सही है, सी फॉर चेन्नई। लो भाई, बहुत आसान है। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है किसमें? कई बार बताया हूं सर, अर्थ की डेंसिटी 5.5 होती है ना, बिल्कुल ऋतु अवस्थी जी, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है, बोलो फटाफट जवाब दे दो, क्या आंसर बनेगा? पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है भूपर्पटी में, बाह्य क्रोड में, मेंटल से या आंतरिक क्रोड से। द लार्जेस्ट वॉल्यूम एंड मास ऑफ द अर्थ आर फाउंड इन, अभी तो आपको बेटा बताया हूं, ये आपका क्रस्ट है, ये आपका बेटा मेंटल है, सबसे पतली परत बेटा क्रस्ट है, सबसे मोटी परत मेंटल है, फिर यहाँ पर कोर है, और मेंटल का भाग 83.5% है बेटा, समझ रहे हैं? और इसका ये आयतन है पृथ्वी का, आयतन। और इस मेंटल का अगर द्रव्यमान देखा जाए ना बेटा, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान 68% है। तो पृथ्वी में सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान किसका पाया जाता? तो मेंटल का ही पाया जाता है। सर्वाधिक किसका पाया जा रहा? मेंटल का पाया जा रहा है। मेंटल को ही हिंदी में प्रावार बोलते हैं। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? तो आपका जवाब हो जाएगा मेंटल, द आउटर को द मेंटल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा द मेंटल, द मेंटल आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और मेंटल आप आंसर बता पाएंगे, समझ गए? अगला क्वेश्चन, हाँ अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो जरा, ये क्या कह रहा? भूगर्भ के संबंध में निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। धरातल से भूगर्भ की ओर ताप औसतन प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, इंक्रीज होता है। बात बिल्कुल सही बात है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर। दूसरा कह रहा पृथ्वी की बाह्यतम परत में सिलिका एवं एल्यूमिनियम की बहुलता है, यानी ये कह रहा सियाल की बहुलता कह रहा। भाई ठीक तो कह रहा यार, क्या गलत कह रहा। आगे कह रहा भू कोड का घनत्व 10 से 12 है। ये कोड का मतलब क्रोड है, यानी यहाँ पर बेटा कोर की बात कर रहा। और कोर का जो औसत घनत्व अभी पीछे हम लोगों ने बात किया था कि 11 होता, तो कह रहा 10 से 12, तो एक एवरेज माइंड में आप रख करके चीजों को सही कर सकते हैं। फिर कह रहा भूगर्भ में भूकंपी तरंगों का संचार समान गति से होता है। ये बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समान गति से कैसे होगा। भूकंपी तरंगे जो हैं 15 मिनट, हाँ तो 11 बजे पहले छोड़ देंगे। भूकंपी तरंगे समान गति से नहीं चल रही बेटा, हाँ ठीक है। भूकंपी तरंगे समान गति से नहीं चल रही बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखना। समान गति से नहीं, बस केवल 15 मिनट समय है हमारे पास, जवाब दो जल्दी बेटा। समान गति से नहीं चलती, क्योंकि पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं, संरचना है ना बेटा, वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न स्वरूप में, भिन्न भिन्न पदार्थों से निर्मित है। तो यहाँ पर भूकंपी तरंगों का वेग जो होता है समान नहीं होता है, अलग अलग है। तो चौथा पॉइंट कट करेंगे बेटा, पहला दूसरा तीसरा सही करेंगे। और पहला दूसरा तीसरा कहाँ पर ऑप्शन आ रहा, 1 2 3 सही हो रहा है। ये बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। ये इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन देख लेना। अब देखो मोहो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। ये कह रहा है मोहो स्केल, मोहो डिसकंटिन्यूटी आप समझ रहे हैं, क्रस्ट को मेंटल से विभाजित कर रहा है मोहो। और उसके बाद हम लोग इस पे आ रहे हैं, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। कह रहा है आकाशीय पिंडों की दूरियां है, वायुयानों एवं जलयानों की गति है, बहते हुए जल की गति है, चट्टानों की कठोरता है। तो मोह स्केल इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बताओ आप क्या इसमें कुछ समझ पा रहे हैं। मोह स्केल, आज अगर हम मोह की बात करें डिसकंटिन्यूटी की, ये तो ये क्रस्ट है और यहां पर नीचे मेंटल है। और बहुत आसान शब्दों में आपको समझना है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच ही मोहो डिसकंटिन्यूटी मिलती। और मोहो जो डिसकंटिन्यूटी का अर्थ है, यहाँ स्केल का जो मापक है वो किससे संबंधित है, वो चट्टानों की कठोरता को परिभाषित करता है। किसको बताएगा, हाँ बिल्कुल सही, डी आंसर दे रहे हैं मोहित ठाकुर जी ने, डी आंसर दिया, चट्टानों की कठोरता। आकाशीय पिंडों की दूरियां ना, वायुयानों जलयानों की गति, बहते हुए जल की गति नहीं, बिल्कुल सही आंसर डी फॉर दिल्ली, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो जरा, कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं। आसान क्वेश्चन है। कहा कोर मध्यस्थ क्षेत्र में, कोर जो आपका अंतरतम भाग है, बिल्कुल यहां ये क्रस्ट है, ये बेटा मेंटल है। और आप जानते हो क्रस्ट में पी और यस तरंगे जाती, मेंटल में भी पी और यस तरंगे पहुंचती। तभी तो हम लोगों ने कहा कि क्रस्ट जो है ठोस है और मेंटल भी ठोस है। लेकिन जैसे ही आउटर कोर में आओ बेटा तो यहां केवल पी तरंग है, यस तरंग विलुप्त हो गई। और जब इनर कोर में आ जाओ, तो यहां पर भी केवल पी तरंग है। यहां आउटर कोर में यस तरंग विलुप्त है, यस तरंग क्या हो गई, विलुप्त। तो ये जो कोर वाला पार्ट है, कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं, तो मात्र पी तरंगे प्रवाहित हो सकती, मात्र। क्योंकि पी की स्थिति में क्या पढ़ा था आपने प्राइमरी वेव में कि भैया ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, किसी भी माध्यम में वो चल सकती। तो ठोस द्रव गैस किसी भी माध्यम में चल सकती। तो अब यहां तरल अवस्था मिली तब भी वो चल रही। बस फर्क वेलोसिटी में आता है, क्योंकि भूकंपी तरंगों के वेग का घनत्व से सीधा संबंध होता है। और साइंस में आपने पढ़ा कि घनत्व ठोस का सर्वाधिक होता है। तो जब यहां ठोस लेयर नहीं मिल रही आउटर कोर में, तरल अवस्था मिल रही, तो भूकंपी तरंगों के वेग में कमी आती। लेकिन जैसे ही इनर कोर में भूकंपी तरंगे पहुंचती, तो यहां पर कुछ घनत्व बढ़ जाता है, भूकंपी तरंगों का वेग बढ़ जाता है, जिससे अनुमान लगाया गया कि यह ठोस ऑब्लिक जमी हुई अवस्था में है। तो यहां प्राथमिक लहरें, अगर आप ए फॉर इलाहाबाद आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दिया आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं। पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं। अब बताओ 32 में, 80 में, 50 में, 100 में। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, आप अगर पीछे क्लास में समझे होंगे तो आप कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलाने पर लिथोस्फीयर बनता है, यानी स्थल मंडल बनता।
स्थल मंडल, और इसके नीचे जो बेटा है ये स्थल मंडल जो है ना, ये 0 से 100 किलोमीटर की गहराई तक है, और जो ये दुर्बल मंडल है ये 200 किलोमीटर की गहराई तक है, ये दुर्बल मंडल है। और दुर्बल मंडल को ही बेटा हम लोग इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और जो एस्थेनोस्फीयर यहाँ पर बेटा टेम्परेचर इज ग्रेटर देन प्रेशर, तो जब टेम्परेचर अधिक होता है प्रेशर से ना, तो टेम्परेचर के अधिक होने के कारण चट्टाने बेटा गलन में परिवर्तित होने लगती, यानी और चट्टाने जैसे ही गलन में चेंज होगी मैग्मा बन जाएंगी। तो ये अर्ध गलित अवस्था है, अर्ध द्रवित अवस्था है। अर्ध द्रवित अवस्था दुर्बल मंडल में मिल रही है, और दुर्बल मंडल कितनी गहराई पर, 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर पाया जा रहा है। तो यहां पर कह रहा पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ, देखो जरा, तरल अवस्था में मिलते हैं, यानी ठोस पदार्थ गलन में चेंज हो रहे हैं। क्यों, उसका रीजन क्या, तो आप बोलोगे क्योंकि यहां सर टेम्परेचर के बढ़ने का दर प्रेशर के सापेक्ष काफी अधिक है, तो जब ताप अधिक हो जाएगा तो चट्टाने गलन में चेंज होने लगेंगी। तो यह दूरी कौन सी होगी, तो बोलेंगे 100 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी लगभग। आप बोलोगे, आप यहां पर अगर डी फॉर डेल्ही आंसर दे रहे हो, 100 किलोमीटर दे रहे हो, तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो, शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग। मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन के माध्यम से आप टॉपिक को समझने में सफल हो रहे हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लो भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन इसी प्रकृति का क्वेश्चन एक पहले हम लोगों ने पढ़ा है, पृथ्वी की भूपर्पटी। अब देखो, भूपर्पटी का मतलब यहां क्रस्ट है, ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नांकित में से किस माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है, किस माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है, ये बोल रहा है। अब आपको जवाब देना है यहां पर, किस माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है, गुरुत्वाकर्षण से, चट्टानों के भार से, रेडियो एक्टिव पदार्थों से, संवहन से। आपको अभी पीछे मैंने पढ़ाया था कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में ऊष्मा का जनन किसके कारण होता है, कौन से पदार्थों से ऊष्मा जनित होती है, किसके विघटन से ऊष्मा का जनन होता है, पीछे पढ़ाया था, वो बताओ। गुरुजी क्लास कब तक चलेगी, बस क्लास बेटा समाप्त होने वाली है 10 मिनट के अंदर, ठीक है, 5 मिनट में क्लास समाप्त हो जाएगी। ND11 ने क्या बोला कि सर जी अभी तक कोई PDF नहीं मिली। हाँ, आज से उसका निदान कर दिया जाएगा, ठीक है, PDF मिलेगी आज से। तो देखो जरा, पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नांकित में से किस माध्यम से शक्ति अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण से, चट्टानों के भार से, रेडियो एक्टिव पदार्थों से, संवहन से। किससे होगा यह आपको बताना है, तो चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। यहाँ पर क्या आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग? बी आंसर नहीं होगा बेटा, सी आंसर होगा ना, रेडियो एक्टिव। बिल्कुल, लाइफ लाइन ने रेडियो एक्टिव लिखा है, रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव, अच्छा बी में, इंग्लिश में बी में है, हाँ इंग्लिश में बी में है। तो रेडियो एक्टिव जो बी आंसर आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं भाई, बी फॉर बॉम्बे, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन से हैं, तो वही आप बोलोगे यूरेनियम, यूरेनियम है, थोरियम है ना, तो ये चीज़ें हैं, पोटेशियम है, इस तरह के जो पदार्थ हैं वो कैसे पदार्थ हैं, तो बोलेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इन्हीं पदार्थों के कारण यहाँ ऊष्मा का जनन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। विघटन से, समझें, किससे, विघटन से। और विघटन का दर क्या है कि 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है, मतलब एवरेज आप बोल सकते हैं 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। देखिए जरा, फिर एक बड़ा आसान क्वेश्चन है, पीछे भी आप लोगों ने किया था, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, जरा झूम कर जवाब दे दो इस क्वेश्चन का, फिर क्लास आपकी समाप्त होने वाली है। करा कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व पूछ रहा, ओवरऑल पूरी पृथ्वी का घनत्व पूछ रहा है। तो बताइए संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, करें 2.7 है, 5.5 है, 3.5 है, 5.2 है, क्या जवाब देंगे? यानी पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी, औसत घनत्व क्या होगा बताओ? तो आप सभी जानते हैं 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा, तो बोलेंगे 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाएगा पृथ्वी का औसत घनत्व। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बोलो, जवाब दे पा रहे हैं सभी लोग? जवाब दे पा रहे हैं? राइट है आंसर। मेरा क्वेश्चन है सर, क्या क्वेश्चन है आपका? सभी लोगों ने जवाब दिया, तो आप लोग लाइव सेशन में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। एक बात आपसे बोलना चाहेंगे कि ये क्लास कंटिन्यू चलेगी, समझ रहे हैं, और शाम को, कल मैं शाम को 5 बजे से इकोनॉमी की क्लास लेकर के आऊँगा, 5 से 7 मेरी इकोनॉमी का शेड्यूल रहेगा, तो उसमें भी आइएगा ज़रूर। और ये जब समाप्त हो रही है क्लास, तो इसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वहाँ पर लाइव सेशन में जो कमेंट होते हैं वो बाद में पढ़ने को नहीं मिलते, लेकिन जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है और कैसा आप फील किए हैं, और इसके बारे में आप ज़रूर सूचित करना। और आप लोग लाइव सेशन में डेली बने रहें, डेली सारी क्लासें चल रही हैं और आपको बेहतरीन मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में कल शाम को 5 बजे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।